हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। करे। अचानक उसका दिल यह शब्द सुनकर जोरों से धड़कने लगा। ना जाने क्यों उसका दिल एकदम से बेचैन हो उठा। उसके हाथ अपने आप खुशी को अपनी बाहों में थाम लेते हैं और अब उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई। वह अपने एक हाथ से खुशी की कमर तो दूसरे हाथ से उसके बालों को सहला रहा था। उसकी एक उंगली खुशी की कमर पर बने एक तिल को सहलाने लगी थी, मानो वह खुशी को नहीं बल्कि खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा हो। और तभी उसका दिल खुशी की धड़कनों को महसूस कर रहा था, अपने अंदर तक समाने लगा था, जिसे महसूस करते हुए उसने खुद से कहा, उफ जालिम, तेरी यह धड़कन, यह सांसें मेरे लिए तो पहले ही मुसीबत बन गई है, अब तेरी यह नज़र भी कत्ल करने पर आ गई। इनसे बचना तो पहले ही मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, और ऊपर से यह कमर जिसका यह तिल मेरा दिल मेरी जान ले रही है। आया तो था तुम्हें डूबने से बचाने के लिए, पर क्या थी खबर, तेरी इस कमर पर, इस छोटी सी नाभि की गहराई में खुद ही डूब कर रह जाऊंगा मैं, और अपनी जान कुछ इस कदर गंवाऊंगा मैं। क्यों सता रही हो मुझे, क्यों तड़फा रही हो मुझे, क्यों खींच रही हो मुझे अपनी ओर। मेरी जान इस तरह, अब तो बता दो तुमसे नाता है मेरा किस तरह। क्यों बेचैन रहता हूँ तुम्हें बस एक नज़र देखने के लिए। उस दिन अंधेरा था तो तुम्हारे होठों को चख लिया था मैंने। काश आज भी कुछ ऐसा हो जाए कि तुम्हारी इस कमर को चूम लूँ। तुम्हारे हुस्न का दीवाना होता जा रहा हूँ। इतनी तो हसीन नहीं हो, फिर भी तुम्हारी खूबसूरती में खोता जा रहा हूँ। दिल करता है अभी बना लूँ अपना तुम्हें। एक अजीब सा नाता लगता है तुमसे। मैं भीगा हूँ पर फिर भी जल रहा हूँ। तुम्हें तो मैंने बचा लिया, पर न जाने क्यों तुम्हारे हुस्न की आग में मैं पिघलता जा रहा हूँ। आग की लपटों में भी उस दिन तुम थी, पर जलन मेरे शरीर में हो रही थी। जख्म तुम्हें लगे थे पर दर्द मुझे महसूस हो रहा था। सांसें तुम नहीं ले पा रही थी पर तड़प मैं रहा था। जिंदगी तुम्हारी खत्म होने के दोराहे पर खड़ी थी, पर सफ़र मेरा अंतिम था। दुनिया तुम्हें छोड़नी थी पर तन्हा मैं होता चला जा रहा था। तुम्हें मारना चाहता हूँ मैं, पर तुम्हें जिंदा देखने के लिए मैं अपनी जान गंवा रहा हूँ। तुम्हें मरता देखते हुए जी मैं नहीं पा रहा था। आखिर कौन हो तुम, बताती क्यों नहीं, कौन हो तुम। कई बार यह सवाल मैं तुमसे कर चुका हूँ। मुझे मेरे सवाल का जवाब दो तुम, वरना मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा कर जाऊँगा, तुम्हारे जहन में खुद उतर जाऊँगा, तुम्हारी रूह में समा जाऊँगा और तुम्हें भी उसी तरह तड़फाऊँगा जिस तरह तुम तड़फा रही हो मुझे। अपनी बेचैनी और तड़फ का इंतकाम लूँगा मैं तुमसे। इसीलिए बता दो मुझे, कौन हो तुम, वरना तुम्हारी रूह में उतरकर तुम्हें तड़पाऊँगा मैं। इस पानी में तुम एक जलपरी की तरह फड़फड़ा रही थी। तुम्हें देख मेरी जान निकलती जा रही थी। अब इस तरह से मेरी आंखों के सामने अपनी आंखें बंद किए सीने से लगी हो और अपने हुस्न के तीर मुझ पर तान कर बैठी हो। क्यों कर रही हो बार बार मुझ पर वार। नहीं रह पा रहा हूँ मैं तुमसे दूर मेरे यार। तुम खूबसूरत जलपरी जैसी, मैं डरावनी दुनिया का डेविल जैसा। दोनों की ही राहें बिल्कुल अलग हैं, पर क्यों लगता है ऐसा, तुमसे कोई पुराना नाता है। डेविल यह सारी बातें अपनी आंखों को बंद किए अपने सीने से लगी हुई खुशी को बाहों में दबोचे हुए कह रहा था। उसे इस बात का होश ही नहीं था कि वह कहाँ है और किस कंडीशन में है। इस वक्त डेविल का हाथ खुशी के कमर पर था और कमर के उस तिल को सहलाते हुए उसने यूं ही आंखें बंद किए हुए खुशी से कहा, कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा, क्यों मुझे इतना बेचैन कर रही हो। डेविल इस वक्त जिस आवाज़ में बात कर रहा था वह उसकी आम आवाज़ से बिल्कुल अलग थी। इस वक्त उसके चेहरे पर किसी दूसरे ही चेहरे का नकाब था और नेचुरली नीली आंखें ब्लैक कलर के लेंस से कवर थी। यानी इस वक्त उसे कोई भी पहचान नहीं सकता था कि तभी खुशी जो कि उसके सीने से लगे हुए खुद कोई यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि वह अपने अक्सू के सीने से लगी हुई है, क्योंकि वह प्यार भरा एहसास उसे जाना पहचाना लग रहा था। आवाज़ को सुनते ही अपने होश में आई और झटके से अपनी नज़र उठाकर उसे मजबूत इंसान को देख रही थी जिसकी बाहों में वह सब कुछ भूले बैठी थी। अचानक खुशी को अपनी और डेविल की कंडीशन पर ध्यान गया। वह दोनों बुरी तरह भीगे हुए स्विमिंग पूल के किनारे पर बैठे हुए थे और खुशी जिसने अपने बदन पर एक थाई लेंथ नाइट गाउन पहन रखा था जो कंधे पर पतली स्ट्रीप से बनी हुई थी, उसके ऊपर सड़क था। अब जाकर उसे होश आया कि शायद वह किसी पराये मर्द की बाहों में है जो उसके लिए किसी झटके से कम नहीं था। वह अचानक ही डेविल की बाहों में कसमसाते हुए खुद को दूर करने की कोशिश करने लगी,
तो वहीं डेविल, जो अभी उसके एहसासों में खोया हुआ था, इससे पहले उसे किसी बात का अंदाजा होता, खुशी उसके सीने पर हाथ रख एक झटके में उसे खुद से दूर करती है और पीछे की तरफ सरक कर कुछ दूरी पर जाते हुए अपने दोनों हाथों से अपने सीने को कवर करने की कोशिश करते हुए बोली, कौन हो तुम? और यह क्या कर रहे हो? मुझे इस तरह से छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इतना कहकर खुशी जल्दी से घबराकर अपनी जगह से उठकर खड़े होने को हुई कि तभी आ की आवाज़ के साथ उसके कदम लड़खड़ा गए और वह दोबारा दर्द से कराहते हुए ज़मीन पर बैठ गई, क्योंकि उसके पैर तो पहले ही बहुत घायल थे, वह जख्म अभी भरे ही नहीं थे। और अचानक खुशी के मुंह से दर्द भरी आवाज़ को सुन डेविल, जो कि अब तक अपने होश खोए हुए खुशी के खूबसूरत चेहरे को देखता ही जा रहा था, उसका भीगा हुआ बदन जिसे देख उसकी आंखों में एक चाहत उमड़ रही थी, अपने सेंस में वापस आता है और उसे संभालने के लिए आगे बढ़ा ही था जब खुशी उसे तुरंत हाथ दिखाकर आगे आने से रोकते हुए बोली, खबरदार, पास मत आना, दूर रहो मुझसे, छूने की कोशिश भी मत करना। सबसे पहली बात तो यह बताओ कि कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे? कहते हुए खुशी ने अपने शब्द रोक लिए। उसका एक हाथ अपने होठों पर चला गया, जिसके बाद वह शर्मिंदगी और आंखों में गुस्सा लिए उस अनजान आदमी की तरफ गुस्से से घूरने लगी। तो वहीं खुशी के सवाल को सुन डेविल, जो कि अब तक उसके जख्मी पैरों को देख रहा था, उसे खुशी का दर्द अपने दिल तक महसूस हो रहा था, जिसका कारण तो वह खुद नहीं जानता था। हल्का सा शक पका जाता है और अपनी घबराहट में खुशी से दूर हो खड़ा हो अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान में बोला, वो मैं यहाँ, मैं तो यह बकरे की तरह मैं क्या कर रहे हो? मैंने पूछा कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए और इस तरह से मुझे क्यों छू रहे थे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? क्या तुम्हें अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं जो मुझे इस तरह हाथ लगाने की गुस्ताखी की? खुशी ने गुस्से में मुंह बनाते हुए डेविल पर लगभग चिल्लाते हुए कहा। तो वहीं उसकी आंखों में गुस्सा देख डेविल अपने हाथों की मुट्ठियों को कस लेता है और अपने दांतों को कटकटाने लगा, क्योंकि खुशी उस पर चढ़ती चली जा रही थी। आज तक डेविल से इस तरह से किसी ने भी बात नहीं की थी और यह लड़की उसके साथ बदतमीजी करने पर उतर आई थी। वह गुस्से से दांत पीसते हुए दिल ही दिल में खुशी को घूरते हुए बोला, मगरूर औरत, सबसे पहले तो अपनी जुबान संभाल कर बात करो, क्योंकि कोई मुझे इस लहजे में बात करे मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। और जानना चाहती हो कि मैं यहाँ क्या कर रहा था? तो सुनो, अगर मैं यहाँ नहीं आता ना तो डूब कर मर जाती तुम। एक तो मैंने तुम्हारी जान बचाई, ऊपर से मुझ पर ही भड़क रही हो। सच कह रहा हूँ, अगर मुझे मालूम होता कि होश में आने के बाद तुम्हारा यह एटीट्यूड रहेगा तो कसम से, जिस तरह तुम मेरे बाहों में बेहोश पड़ी थी, यहीं के यहीं तुम्हारा सारा गुरूर तोड़ देता और तुम्हारा वह हाल करता कि अगले दिन तुम ठीक से चल भी नहीं पाती और फिर तुम्हें मालूम होता कि असली मर्द का छूना किसे कहते हैं। अभी तो मैंने तुम्हें ठीक से छुआ भी नहीं था, असली रस पीना तो अभी बाकी था, मदहोशियाँ बाकी थी, जज्बात बाकी था। अगर छू लेता ना, देन आई स्वेयर तुम जिंदगी भर इस छुअन को भूल नहीं पाती और हमेशा सिर्फ इसी की चाहत होती तुम्हें। हद होती है बदतमीजी की। जान बचाने वाले को थैंक यू बोलने की जगह उस पर ही राशन पानी लेकर चढ़ जाना। आज पहली बार देखा है मैंने। मुंह से आग तो इस तरह से उगल रही हो जैसे फायर ब्रिगेड में काम करती हो। हाँ, छू रहा था तुम्हें, बोलो क्या कर लोगी? हाँ, मैंने तुम्हें छू रहा था, बेचैनी से छू रहा था और पागलों की तरह छूना चाहता था, क्योंकि अच्छा लग रहा था मुझे। सालों बाद ऐसा सुकून मिला जैसे दिल को इसी की चाहत थी, जैसे भटके मुसाफिर को मंजिल मिल गई हो। प्यासे को दरिया, गरीब को खजाना और बंजर जमीन को बारिश की पहली फुहार आई हो। तड़प उठा था मैं तुम्हें छूकर, पर यह बात मैं इस वक्त तुम्हें तुम्हारे मुंह पर नहीं कह सकता। एक तो इतनी खूबसूरत हो तुम, ऊपर से मुझे अपनी तरफ खींच रही हो, मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हो। तुम्हारी वह कमर देखने के बाद मेरा अपने ऊपर से कंट्रोल खो गया। मैं भूल गया कि मैं कौन हूँ और कहाँ हूँ और किस कंडीशन में हूँ। जब जब मेरे सामने आती हो अपना टारगेट भूल जाता हूँ, तुम्हें मारने आता हूँ और तुम पर मरकर चला जाता हूँ। आज तक मुझे कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ और हर बार तुम्हारे सामने हार जाता हूँ। हार क्या होती है, बेचैनी क्या होती है, तड़प क्या होती है, तुम्हें देखकर महसूस हो रहा है मुझे। पाना चाहता हूँ पर पा नहीं सकता, जाना चाहता हूँ पर जा नहीं सकता। जिस्म चला जाता है पर रूह यहीं रह जाती है। हजारों शिकायतें हैं, लाखों सवाल हैं, लेकिन तुम्हारे करीब आकर सब भूल जाता हूँ। ऊपर से तुम मुझ पर चिल्ला रही हो। अरे चिल्लाना तो मुझे चाहिए तुम पर यहाँ तो उल्टा हो रहा है। पागल औरत, हर बार मुसीबत में फंस जाती है और मैं बॉडीगार्ड की तरह
इसकी सिक्योरिटी कर रहा हूँ। मेरे जैसा भी कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर होता है क्या? किसी को पता चल गया तो मार्केट में क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? लोग कहेंगे कि डेविल पर डेविल क्वीन भारी पड़ रही है। दिल तो करता है गला काट कर खून पी जाऊं इसका। फिर सोचता हूँ कहीं खुद की जान ना चली जाए। आखिर क्या किया है मैंने ऐसा जो इतना गुस्सा हो रही हो? मैं तो बस तुम्हें प्यार करना चाह रहा था, जबकि करना तो मुझे तुम्हारा कत्ल है। मगरूर कहीं की। सच कहा है किसी ने, यह औरत जात जितनी खूबसूरत होती है उतनी ही जालिम भी होती है। 2 मिनट प्यार से बात नहीं कर सकती और कुछ नहीं तो जी भरकर देख ही ले मुझे, पर नहीं, इसे तो मुझ पर चिल्लाना है। डेविल यह बातें अपने आप से ही कह रहा था और न जाने क्यों कह रहा था। आज पहली बार वह अपने दिल की बात खुद से ही कहकर खुद से ही शिकायत कर रहा था, वरना आज तक तो वह किसी के सामने मुंह खोलता है तो सामने वाला सांस लेने के लिए जिंदा नहीं रहता था। कहीं ना कहीं वह खुद भी इस बात से हैरान था कि वह खुशी की शिकायत अपने आप से क्यों कर रहा है। वहीं खुशी डेविल को अनाप शनाप बोले जा रही थी और उससे पूछ रही थी कि तुम कौन हो, मेरे करीब क्यों आ रहे थे, मुझे इस तरह छू क्यों रहे थे? अरे बहरे हो क्या, सुनाई नहीं देता? मुंह में जुबान नहीं है क्या, बोल नहीं जाता? अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता? सामने मैं खड़ी हूँ, कुछ कह रही हूँ, कम से कम जवाब तो दो। वहीं डेविल के पास खुशी के इन सवालों को अब तक सुन ही नहीं पाया था। वह जैसे ही होश में आया उसके पास कोई जवाब नहीं था, जिसके कारण वह नर्वस होते हुए अपने सर को खुजलाते हुए थोड़ा घबराकर सकपकाते हुए कुछ सोचता है और अचानक ही खुशी से कहता है, वो वह मैडम, एक्चुअली आप ऊपर से पानी में गिरी थी तो पानी में आग लग गई। फिर डूबा दरिया में मैं खड़ा था साहिल पर और मैंने पानी में जलपरी देखी तो मैं उस जलपरी को बचाने पानी में कूद गया और पूरी तरह से जल गया। वह कमर का काला तिल उस देख दिल पिघल गया, झील सी काली आंखों में डूबकर मर गया और जलपरी के होठों के रस को पीना चाहता था पर प्यासा ही रह गया। मैं जीना चाहता था, दिल के जख्मों को सीना चाहता था। डेविल यह सारी बातें खुशी से बोलता चला जा रहा था, जहाँ खुशी को तो मुंह ही खुला रह गया कि आदमी कहना क्या चाहता है। क्या यह खुशी के साथ फ्लर्ट कर रहा है या उस पर लाइन मार रहा है या पहेलियां बुझा रहा है? खुशी को उसकी कोई बात समझ नहीं आई। वह कन्फ्यूजन से अपना मुंह बनाकर नाखून चबाते हुए बोली, अबे उल्लू की तुम, यह क्या बकवास कर रहे हो तुम? अबे पागल हो क्या? यहाँ शायरों की महफिल लगी है या अमीर खजरों की पहेलियाँ बुझाई जा रही हैं? क्या बके जा रहे हो? कुछ मालूम भी है? पानी में आग लगी है, जलपरी दिखाई दी और तुम प्यासे क्यों मर रहे हो? पानी नहीं है तुम्हारे घर में? यहाँ खड़े खड़े क्या बकवास कर रहे हो और किसकी कमर के तिल की बात कर रहे हो? देखो, यह आधी अधूरी बातें मेरे सामने ना करना, गर्दन उड़ा दूंगी तुम्हारी, गोली मरवा दूंगी तुम्हें, कत्ल करवा दूंगी तुम्हारा, जीना मुश्किल कर दूंगी तुम्हारा। खुशी नाम है हमारा, कवीन है हम कवीन। कहते हुए खुशी उस पर चिल्ला रही थी और तभी उसे एहसास हुआ कि वह खुद उस आदमी से चिल्लाते चिल्लाते शायराना अंदाज में बात कर रही है। तो एहसास होते ही वह तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख बातों को संभालते हुए बोली, मेरा मतलब है चुपचाप इंसानों वाली लैंग्वेज में बात करो और अपना मकसद बको, समझे? वहीं खुशी की यह बात सुन और उसे एक बार फिर खुद पर इस तरह चिल्लाते देख डेविल खुशी को घूरते हुए कहता है, वह मैं आपके ही विला में काम करता हूँ, नया आया हूँ, मतलब थोड़ा सा पुराना भी हूँ। आपको डूबते देखा तो बचाने चला आया। आई एम सॉरी। खुशी से डेविल ने माफ़ी मांग ली थी, जिस बात से डेविल भी काफ़ी हैरान था। वह किसी को सॉरी नहीं कहता था, बल्कि वह चाहे तो 1 सेकंड में खुशी को ख़त्म कर यहाँ से गायब हो सकता था, लेकिन इसके बावजूद वह इस पिद्दी भर लड़की को सॉरी कह रहा था। वहीं अभी खुशी और इस डेविल में यह बातें चल ही रही थी कि इतने में ही सामने से डॉक्टर अर्जुन बजाज, जो कि फ़िलहाल के लिए तो अपने असली रूप में थे, घबराकर खुशी के पास आते हुए उसके सामने बैठ उसके कंधे को पकड़ते हुए बोले, खुशी आर यू ओके? क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? हम तुम्हें कब से आवाज़ लगा रहे हैं और तुम? डॉक्टर अर्जुन बजाज की आवाज़ में घबराहट थी। तो वहीं एंथोनी भी खुशी के पास बैठ परेशान होते हुए बोला, क्वीन आप पानी में कैसे गिरी और आप ठीक तो हैं? आपको कुछ? उन लोगों की आवाज़ में अपने लिए चिंता देख खुशी जल्दी से अपने कंधे डॉक्टर अर्जुन बजाज से छुड़ाते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, वह बस मेरा बैलेंस बिगड़ गया था और थैंक गॉड उस सिक्योरिटी गार्ड ने मेरी जान बचाई। सिक्योरिटी गार्ड? लेकिन किसने क्वीन? कहकर एंथोनी अपनी नज़र इधर उधर करने लगा, पर उसे वहाँ कोई भी नज़र नहीं आया। शायद चला गया होगा। फिलहाल रात बहुत हो चुकी है, आप भीगी हुई हो, चलिए हमारे साथ, आपको रेस्ट की ज़रूरत है।
एंथोनी अपना हाथ बढ़ाकर खुशी को अपनी बाहों में संभालने ही वाला था जब खुशी अपना हाथ दिखाकर उसे रोकते हुए बोली, आई विल मैनेज। बस मुझे मेरी व्हील चेयर लाकर दीजिए। सॉरी क्वीन, मैं भूल गया था कि। इतना कहकर एंथोनी तुरंत ही खुशी से दूर हुआ और उसके सामने उसकी व्हील चेयर कर दी, जिसे पकड़कर खुशी धीरे धीरे उठकर बैठने की कोशिश करने लगी कि तभी जख्मी पैर होने के कारण उसका बैलेंस बिगड़ और वह गिरने ही वाली थी जब डॉक्टर अर्जुन बजाज अपना हाथ बढ़ाकर उसे संभालने को हुए। लेकिन एंथोनी ने तुरंत मिस्टर बजाज को रोक दिया। सर नहीं, क्वीन संभाल लेगी। एंथोनी क्या अजीबोगरीब बात पर डॉक्टर अर्जुन बजाज कन्फ्यूजन से उसे देखने लगे कि तभी खुशी किसी तरह खुद को संभालकर व्हील चेयर पर बैठी और अपनी चेयर वहां से ले जाते हुए एंथोनी से बोली, एंथोनी, वह सिक्योरिटी गार्ड जो भी है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मुझे उसे पर्सनल थैंक्स कहना है, इसीलिए उसे सुबह मेरे सामने आने के लिए कहिएगा। इतना कहकर खुशी अपना व्हील चेयर संभालते हुए वहां से चली गई और उसके जाने के बाद डॉक्टर अर्जुन बजाज कन्फ्यूजन से एंथोनी की तरफ देखते हुए बोले, यह सब क्या हो रहा है एंथोनी? खुशी इतनी प्रॉब्लम में है और तुमने ना तो खुद उसे सहारा दिया और ना ही मुझे देने दिया। अरे उसके पैरों में इतनी तकलीफ है और क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों? क्योंकि हमारे किंग को पसंद नहीं था कि कवीन को उनके अलावा कोई भी टच करे, यहाँ तक कि वह उन पर किसी फीमेल का टच भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और उनके जाने के बाद से कवीन ने कभी किसी मर्द को खुद को टच करने नहीं दिया। मिसेस सिंघानिया के रहते हुए उन्हें थोड़ा सपोर्ट था, लेकिन अब ऐसा महसूस होता है कि हमारी क्वीन बिल्कुल अकेली हैं। वह तो बस जी रही हैं किंग के आने की उम्मीद में, और कब तक जाएंगी कुछ कहा नहीं जा सकता। कहते हुए एंथोनी की आंखों में कुछ दर्द था, तो वहीं उसकी बात को सुन डॉक्टर अर्जुन बजाज एक गहरी सांस लेते हुए बोला, इसे ही सच्ची मोहब्बत कहते हैं एंथोनी। महबूब भले ही जिस्म से दूर हो, रूह से उसे कोई जुदा नहीं कर सकता। और तुम फिक्र मत करो, जब खुशी ने अब तक खुद को संभाला है तो मुझे पूरा यकीन है कि वह आगे भी खुद को संभालेंगी। खैर, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, तो चलते हैं। अर्जुन बजाज की बात को सुन एंथोनी उनके साथ चला जाता है, तो वहीं उन लोगों के जाते ही डेविल, जो कि एक कॉर्नर पर अंधेरे में खड़ा था, बदन पर ब्लैक कपड़े होने के कारण उसे कोई भी पहचान नहीं सका, गुस्से से दांत पीसते हुए अपने हाथों की मुठियां कसे बोला, कौन है वह जो तुम्हारे इतने करीब है? उसकी हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हें छूने की? आई विल किल दैट बास्टर्ड। इतना कहकर वह गुस्से से अपनी आंखें छोटी किए वहां से निकलने लगा, जब अचानक ही उसके ठीक सामने वह दोनों शेर जैक और जैकी आ गए। वह दोनों अपने खूंखार नजरों से डेविल को घूर रहे थे, तो वहीं उन दोनों शेरों को देख डेविल अलर्ट हो चुका था। वह उनकी आंखों में आंखें डाले धीरे से अपने एक कदम को पीछे लेते हुए कमर के पीछे लगा हुआ खंजर निकालने को हुआ। जब वह दोनों शेर तेजी से उसकी तरफ दौड़े, दोनों शेरों को खुद की तरफ हमलावर तरीके से आता हुआ देख डेविल के दांत पीसते हुए तेजी से उनकी तरफ भागा और एक जंप के साथ खंजर से उन दोनों के गले पर वार करने ही वाला था, जब वह दोनों शेर एक झटके में पंजों के बल उसके सामने बैठ गए और उसके पैरों को चाटने लगे। शेरों का अचानक बदला हुआ यह व्यवहार डेविल को हैरान कर चुका था। वह नासमझी में उन दोनों शेरों को देखने लगा और जैसे ही पंजों के बल बैठ उन दोनों शेरों के सर पर हाथ रखते ही वाला था, जब उसे सभी सिक्योरिटी गार्ड के अचानक से अलर्ट में आने की आवाज़ सुनाई दी। वह सभी तेजी से दौड़ते हुए अपनी अपनी पोजीशन ले रहे थे, जिसे देखते ही डेविल चौकन्ना हो गया और उन दोनों शेरों को एक नज़र देख तेजी से वहां से भाग। वह दोनों शेर डेविल को जाता हुआ देख बहुत ही जोर जोर से दहाड़ने लगे और उन दोनों के दहाड़ने की आवाज़ को सुन खुशी, जो कि अपने कमरे की तरफ अभी पहुंची ही थी, एक झटके में व्हील चेयर की मदद से बालकनी की तरफ आई। वह जैक और जैकी की आंखों में बेचैनी देख जोर जोर से पुकारते हुए बोली, जैकी, क्या हुआ बच्चों? तुम लोग इस तरह? कुछ नहीं क्वीन, शायद इन दोनों को भूख लगी है, आप रेस्ट कीजिए, मैं देखता हूँ, कहकर एंथोनी जैक और जैकी को शांत करवाने लगा। वहीं उन दोनों शेरों को इस तरह दहाड़ते हुए देखकर खुशी हैरान होते हुए बोली, यह जैक और जैकी इस तरह से आवाज़ क्यों निकाल रहे हैं? यह आवाज़ तो वह दोनों तब निकालते थे जब अक्सू। कहते हुए खुशी के शब्द वहीं रुक गए, तो वहीं दूसरी तरफ डेविल जिंदल विला से निकलकर एक पब में पहुंच चुका था, जहां वह बार काउंटर पर बैठ एक के बाद एक न जाने कितने ही ड्रिंक अपने गले से नीचे उतार चुका था। लेकिन इसके बावजूद उसकी वह नीली आंखें, जिसके सामने बार बार खुशी का वह खूबसूरत चेहरा घूम रहा था, उसके बाल, पतली खूबसूरत कमर और गुलाबी होठ, चेहरे पर दुनिया भर की मासूमियत और आंखों में किसी का इंतजार, खुशी का व्हील चेयर की मदद से घूमते हुए खुशी से गाना गाना। लेकिन इसके बावजूद उसकी आंखों में आंसू थे, जिसे डेविल ने नोटिस किया था। अचानक खुशी का पानी में गिर जाना और दर्द से छटपटाना,
इन बातों को याद करते हुए डेविल ने शराब की घूंट पीते हुए तेजी से टेबल पर ग्लास पटका और दांत पीसते हुए खुद से बोला, क्यों, आखिर क्यों इतना बेचैन कर रही हो मुझे? कौन हो तुम? क्यों? तुम्हें देखकर दिल की तरफ इशारा कर। यहाँ यह कुछ होता है? खुशी अक्सर जिंदल, आखिर क्यों छाती जा रही हो तुम मेरे दिमाग पर? मैं तुम्हें भूल क्यों नहीं पा रहा? क्यों हर पल तुम्हारी तरफ खींचा जा रहा हूँ? और फिर यह सब हो क्या रहा है मेरे साथ? डेविल गुस्से से चिल्ला ही रहा था जब उसके ठीक सामने एक लड़की, जिसने अपने बदन पर एक ब्लैक नी लेंथ बॉडीकॉन ड्रेस पहन रखी थी, वह बड़ी ही अदा के साथ चलते हुए डेविल के सामने आकर रुकी। चेहरे पर डार्क मेकअप, खूबसूरत होठ जिस पर रेड लिपस्टिक लगी थी, लंबे बाल जिसे उसने हल्के कर्ल कर रखे थे और दोनों कंधों पर वह बाल बड़े ही अदा के साथ रखे हुए थे। अपने एक हाथ में वाइन का ग्लास लिए वह डेविल के ठीक सामने आकर उसके सीने पर अपनी उंगली चलाते हुए बोली, हे हैंडसम, यहाँ अकेले अकेले क्या कर रहे हो? डोंट यू थिंक दैट कि आज मौसम बड़ा सुहाना है और एन्जॉयमेंट के लिए बहुत खूबसूरत है? क्या कहते हो? उस लड़की की बात सुन डेविल अपनी नीली नज़रें उठाकर उस लड़की को देखता है तो उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कान तैर गई। वह उसे ऊपर से नीचे तक अपनी नीली नज़रों से स्कैन करते हुए मैग्नेटिक वॉइस में बोला, ख्याल तो काफ़ी खूबसूरत है, तो बोलो कहाँ चले? जहाँ तुम कहो। कहते हुए वह लड़की स्माइल कर डेविल के सीने पर अपनी उंगली चलाने लगी। जब डेविल अपनी जगह से खड़ा होकर एक रम की बोतल लेकर दूसरे हाथ से उसकी कमर थाम वहां से चला गया, वह लड़की भी बड़ी अदा के साथ डेविल की बाहों में बाहें डाले चली गई। तो वहीं उन दोनों को जाता हुआ देख कोई था जो उन दोनों की फ़ोटो क्लिक कर किसी को सेंड करता है। तो वहीं डेविल और वह लड़की पब में बने हुए एक प्राइवेट कमरे में आए। कमरे का दरवाज़ा बंद होते ही वह लड़की एक झटके में डेविल के सीने से लगे जल्दी जल्दी उसके शर्ट के बटन खोलने लगी और उसकी बेचैनी को देख डेविल अपनी मुट्ठी में उसके बाल पकड़ चेहरे को अपने करीब करते हुए बोला, ओह क्या बात है डार्लिंग, काफ़ी मूड में लग रही हो। अरे इतनी भी जल्दी क्या है, थोड़ा सब्र तो करो, अभी तो शाम है, हाथ में जाम है और पूरी रात बाकी है। डेविल की इस अदा पर वह लड़की चेहरे पर जहरीली मुस्कान लिए उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, रात बाकी है पर बेचैनी का अंत नहीं है हैंडसम। क्या करूं, तुम हो ही इतने होट कि कंट्रोल ही नहीं हो रहा। आज तो यह टीना तुम्हारा जीना मुश्किल कर देगी। उस लड़की की बात सुन डेविल उसका एक हाथ पकड़कर झटके से घुमाकर उसे दीवार के सहारे लगा देता है। अब उस लड़की की पीठ डेविल की तरफ थी और डेविल उसके सारे बाल पकड़ एक कंधे पर रख उसकी पीठ पर रम उड़ेलते हुए बोला, ओह तो लगता है काफ़ी गर्मी है तुम्हारे अंदर। नॉट बैड, गर्मी को बुझाया ही तो डेविल का काम है। चाहे वह गर्मी जिस्म की हो या रूह की या हो गुरूर की, सब खत्म कर देता है डेविल, और तुम्हारी भी जल्दी ही खत्म कर देगा। अपने बदन पर वह रम गिरता हुआ महसूस कर लड़की की सांसें भारी हो रही थी। वह यूं ही दीवार से चिपके हुए गहरी सांस लेते हुए बोली, तो करो ना, किसने रोका है? मैं तो कब से बेचैन हूँ तुम्हारी बाहों में पिघलने के लिए। जब मैं तुम्हें देखा है बस तुमसे नज़र ही नहीं हटती। अब तो तुम्हें हासिल करना है हैंडसम। प्लीज़ अब और मत तड़पाओ ना, आ भी जाओ करीब। सालों में लिपट रही हूँ, तुम्हारे लिए तड़प रही हूँ, प्लीज़ इस आग को बुझा दो। और उस लड़की की बात सुन डेविल उसे यूं ही दीवार से लगाए हुए उसकी पीठ पर अपनी नाक रख उसकी बॉडी की फ्रेगरेंस अपनी सांसों में उतारते हुए उसे फील करने को हुआ। जब खुशी का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा, वह जिस तरह उसकी बाहों में थी, उसका वह भीगा हुआ बदन और कांपते हुए गीले होठ, जिन्हें याद करते ही डेविल के होठों पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। तड़प तो मैं भी रहा हूँ तुम्हारे लिए जान। आग जल रही है अंदर जिसे सिर्फ तुम ठंडा कर सकती हो, तुम्हें पता नहीं सकता। अगर कुछ देर और मैं तुम्हारे करीब रहता तो सच हर लिमिट क्रॉस कर देता। न जाने क्या नशा है तुम्हारे अंदर जो हर नशे से भारी है। यह शब्द कहते हुए डेविल खुशी की बॉडी से निकल रही फ्रेगरेंस को अभी भी अपनी सांसों में महसूस कर रहा था। तो वहीं उसकी मदहोशी भरी बात सुन वह लड़की की हालत खराब हो रही थी। यूं ही अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस लेते हुए डेविल के एक हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, तो फिर क्यों जल रहे हो इस आग में? क्यों रोके हुए हो खुद को? आज की रात तो मैं खुद ही तुम्हारी बाहों में पिघलने के लिए बेताब हूँ। वह लड़की डेविल के शर्ट के बटन को तेजी से खोलते हुए उसके सीने पर अपने होठ रखती है और जैसे ही किस करने को हुई, एक झटके में उसे दूर हुआ और चेहरे पर इविल स्माइल लिए चुपचाप सोफे पर जाकर बैठ गया। वह अपने एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखे आंखें बंद कर
सर को हेड रेस्ट के सहारे टिकाकर हाथ में लिए हुए रम की बोतल में से एक सिप पीते हुए बोला, कहा ना थोड़ा वेट करो डार्लिंग, इतनी जल्दी भी क्या है, गेम तो अभी शुरू हुआ है। अगर खेलने में जल्दबाजी करोगी तो मज़ा नहीं आएगा। वैसे भी मैं आग हूँ, जलने वाला नहीं बल्कि जलाने वाला हूँ। अब तक बहुतों को जलाया है और आगे भी यह जारी रहेगा। पर मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। बहुत दिनों से मेरे दिमाग में यह ख्याल घूम रहा है जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। सोचा किसी से पूछ लो, पर कोई मिला ही नहीं। आज तुमसे पूछता हूँ, सच सच बताना। अगर सही जवाब दोगी तो यहाँ से अपने पैरों पर चलकर जाओगी, और अगर जवाब गलत हुआ तो। डेविल ने इतना ही कहा था जब उस लड़की की आंखों में एक घबराहट आने लगी। उसके माथे पर पसीना आने लगा, जिसे छुपाने की कोशिश करते हुए वह जल्दी से डेविल के सामने जाकर उसके शोल्डर पर अपनी उंगली चलाते हुए बोली, सवाल वह भी इस मौके पर। कम ऑन डार्लिंग, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह वक्त देखकर सवाल करने वाले सवालों में ही उलझ कर रह जाते हैं। ब्यूटीफुल। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, विनर वही जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा किसने देखा है, क्या पता चल वक्त तुम्हारी तस्वीर बदल दे। इसीलिए वक्त जाया मत करो और मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। एक रिश्ता बनाम सा, न हासिल हुआ ना जुदा, ना खोया ना मिला, फिर भी करीब सा। जिंदगी तो नहीं पर जिंदगी सा, ज़रूरत भी नहीं पर ज़रूरी सा। जाने क्या है खोया भी है मगर कामिल सा। जाऊं तो पास उसके, देखूं उसकी आंखों में तो कभी लफ्ज़ भूल जाऊं, कभी बात भूल जाऊं। मैं उसे इस कदर देखूं कि अपनी जात भूल जाऊं। कभी उठ के उसके पास से जो मैं चल दूं, जाते हुए खुद को उसके पास भूल जाऊं। दिन तो खो ही चुका हूँ यादों में उसकी। अब तो हूँ तन्हा, होती है बस एक रोज़ उसकी बाहों में। अपनी हर रात भूल जाऊं, खुद को भूल जाऊं, हर बात भूल जाऊं। बताओ यह कैसा एहसास है। कहते हुए डेविल की आंखें बंद थी। उसने अपने एक हाथ में रम की बोतल लिए दोनों हाथों को सोफे पर फैलाकर सर को पीछे हेड रेस्ट के सहारे लगाया हुआ था। उसके शर्ट के आगे के 3 बटन खुले हुए थे, जिसके कारण उसकी मस्कुलर चेस्ट उस लड़की को नजर आ रही थी। और अचानक ही वह लड़की डेविल के दिल को तेजी से धड़कता हुआ महसूस करने लगी। उसका दिल लगभग उछलकर बाहर आने को हो गया। यह देखते ही उस लड़की की आंखें हैरानी से फैल गई, और तभी उसके चेहरे पर आए घबराहट भरे एक्सप्रेशन होठों पर एक हल्की मुस्कान में बदल गए। क्या तुम सचमुच जानना चाहते हो इस एहसास का मतलब? अपने दिल से पूछो, क्या कह रहा है वह? उसके पास ही है तुम्हारे सवाल का जवाब। उस लड़की की इस बात को सुन डेविल ने अपनी आंखें खोली और झटके से सीधा बैठते हुए गुस्से से दांत पीसकर बोला, फालतू की बकवास बंद करो। दिल नहीं है मेरे पास। अगर सवाल का जवाब नहीं आता तो बेहतर है अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर डेविल ने तुरंत अपनी गन उसके माथे पर पॉइंट कर दी, जिसे देख वह लड़की घबराकर तुरंत ही पीछे हुई और अपना सर ना में हिलाते हुए बोली, ऐसा तुम्हें लगता है, पर यह सच है। अगर मुझ पर यकीन नहीं तो एक बार अपने सीने की तरफ देखो। इतना कहकर उस लड़की ने अपनी आंखों से डेविल के सीने की तरफ इशारा किया, जहाँ एक आधा अधूरा सा टैटू बना हुआ था। डेविल अपनी आंखें छोटी कर अपने दिल की तरफ देखने लगा, तो लड़की ने कहा, एक बार उसे फिर से याद करो और देखो क्या सचमुच तुम्हारे सीने में दिल नहीं है। लड़की की बात सुन डेविल एक बार फिर अपनी आंखें छोटी करके अपने दिल को घूरने लगा, तो उसका दिल बिल्कुल खामोश था, जैसे मानो पत्थर के बीच घास का एक तिनका भी ना हो। इसके बाद वह अपनी तिरछी नज़र उठाकर होठों पर एक इविल स्माइल लिए गर्दन अजीब तरीके से टेढ़ी कर उस लड़की को देखने लगा। कहा था ना पत्थर है। और रियली? वह लड़की जिसके चेहरे पर अब तक घबराहट नजर आ रही थी, होठों पर हल्की सी मुस्कान लिए एक बार फिर अपनी नज़र से उसके दिल की तरफ इशारा करती है, जिसका मतलब समझ डेविल एक बार फिर कंफ्यूज नज़रों से अपने दिल की तरफ देखता है, तो उसका दिल अचानक ही तेजी से धड़कने लगा। और अब उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे मानो उसे हार्ट अटैक ही आ जाएगा। उस दिल के धड़कन की आवाज़ और एहसास उसके मस्कुलर बॉडी सीने पर भी महसूस हो रही थी। यह देखते ही डेविल की आंखें हैरानी से फैल गई। वह एक झटके में अपना दूसरा हाथ दिल के ऊपर रखते हुए अपनी बेचैन नज़रों से सामने बैठी उस लड़की को देखता है, जो अब काफ़ी रिलैक्स हो गई थी। एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखे उसके सामने बेड पर बैठ गई और एक सिगरेट जलाकर धीरे धीरे उसकी कस लेने लगी। यह क्या है? क्या किया तुमने मेरे साथ? क्या तुमने मुझे कोई इंजेक्शन लगाया है? जल्दी बोलो।
वरना अभी के अभी तुम्हारी खोपड़ी में इतने छेद करूँगा कि तुम्हें बनाने वाला तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। ना तो तुम्हारा वह बॉस जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है, ना तो तुम्हारे माँ बाप, और ना ही तुम्हारा भगवान, समझी? कौन सा डर दिया है तुमने मुझे? जल्दी से मुंह खोलो, वरना तुम्हें तुम्हारी चालबाजियाँ इतनी महंगी पड़ेंगी। जानती नहीं हो डेविल हूँ मैं। याद रखना, मेरा निशाना कभी चूकता नहीं है। ड्रग? डेविल? क्या तुमने सचमुच लगता है कि तुम्हें कोई भी ड्रग देने की ज़रूरत है? अरे लुक एट योर सेल्फ। तुम डेविल हो, मुझसे बेहतर तुम खुद को जानते हो। क्या तुमने खुद इस बात पर गौर नहीं की कि तुम्हारे अंदर कौन सा ड्रग है? चलो ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, मैं तुम्हारे अंदर के ड्रग का नाम बता ही देती हूँ। यह ड्रग कोई नॉर्मल ड्रग नहीं, क्योंकि इस कमबख्त का कोई इलाज ही नहीं है। यह जिसे एक बार अपना शिकार बनाता है ना, या तो वह खुद को फना कर देता है या फिर दुनिया को तबाह कर देता है। और इस ड्रग का नाम है मोहब्बत। मोहब्बत, इस प्यार, आस की जुनूनियत या पागलपन, चाहे जो भी नाम दो इसे। तुम तो इसके शिकार हो गए हो डेविल। वह लड़की जोर जोर से हंसने लगी और उसकी बात को सुन डेविल का पारा हाई हो गया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वह एक झटके में गुस्से से धाड़कर उस लड़की पर गन फायर करता है। हाउ डेयर यू! कोई मोहब्बत नहीं हुई मुझे। तुम झूठ बोल रही हो। मैं उस लड़की से प्यार क्यों करूँगा भला? वह मगरूर, बदतमीज, बेवकूफ़, बात बात पर मुसीबत में फंसने वाली लड़की, उससे मैं प्यार क्यों करूँगा? डेविल ने उस लड़की पर गोली चलाई थी, तो वहीं उसकी इस हरकत पर उस लड़की की सांस गले में ही अटक गई। वह अचानक ही घबराकर नीचे झुककर अपनी जान बचाती है, और अब उसने पलटकर देखा तो गोली दीवार को आर पार कर चुकी थी। डेविल, तुम पागल हो। तुमने मुझ पर गन चलाई। जब सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती तो सवाल क्यों करते हो? तुम कहते हो मैंने झूठ कहा, तो जरा यह बताओ कि मैं किसी लड़की की बात कर रही हूँ। यह तुम्हें कैसे मालूम? क्योंकि तुमने तो मुझसे सवाल शायराना अंदाज में पहेलियों की तरह पूछा था और मैंने मोहब्बत का जिक्र कर दिया। तो जरा यह बताओ कि तुम्हारे शब्दों में उस लड़की का जिक्र क्यों था? खुद को 30 मार खान समझते हो? तो जरा यह बताओ, वर्ल्ड का नंबर 1 शार्प शूटर डेविल संगली, जो एक ही सेकंड में एक ही गन के निशाने से 10 लोगों की जान ले सकता है, वह आखिर क्यों बार बार उस लड़की के सामने आकर भी उसकी जान नहीं ले पा रहा? तुम्हारा तो रूल है ना कि मिला हुआ कॉन्ट्रैक्ट किसी भी कीमत पर कंप्लीट करते हो, वह भी सिर्फ 12 घंटों के भीतर। तो आखिर क्यों 1 हफ्ता होने आया है और तुम उस लड़की को मारना तो दूर, इसका एक बाल भी बाका नहीं कर पाए? जवाब तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएगा। और रही बात मेरी, मुझे तो यहाँ बॉस ने एक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर भेजा था ताकि मैं तुम्हारे करीब आकर तुम्हें स्पेशल ड्रग देकर तुम्हारी सच्चाई निकलवा सकूं कि कहीं तुम दुश्मनों के साथ मिल तो नहीं गए हो या उन्हें धोखा देने का प्लान तो नहीं कर रहे। पर यहाँ तो तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें किसी भी ड्रग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम पर जो नशा हुआ है अब उसका इलाज सिर्फ वही कर सकता है जो इसकी बीमारी है। खैर, मेरा काम हो गया, तो अब मुझे लगता है कि मुझे चलना चाहिए। अब वह लड़की अपनी जगह से उठकर वहाँ से जाने को हुई, जब उसे कुछ ख्याल आया और वह वापस पलटकर डेविल की तरफ देखते हुए बोली, वैसे सच कहूँ तो मुझे उस लड़की से बहुत जलन हो रही है, क्योंकि आज तक जिस डेविल को बड़े से बड़ा माफिया अपनी साइड लेना चाहता था ताकि वह इस काली दुनिया पर राज कर सके, हर एक खूबसूरत लड़की उसे अपने हुस्न के जाल में फंसाना चाहती है, और उसे उस लड़की ने बड़ी आसानी से अपने काबू में कर लिया। खैर, यह तो बात रही मेरी। अब एक बात तुम्हारे काम की कहती हूँ। 2 सजेशन है मेरे पास तुम्हारे लिए। पहले, अगर अपना टारगेट, अपनी पोजीशन मेंटेन रखनी है, काली दुनिया में अपने पैर जमाने हैं और एक बढ़िया माफिया के साथ काम करके ताकतवर बनना है, तो उस लड़की को ख़त्म करो और अपना टारगेट अचीव करो, क्योंकि उसे मरना तो किसी भी कीमत पर है। अगर तुम नहीं मारोगे तो कोई और मार देगा। और मेरा दूसरा सजेशन, मर जाओ उसके लिए, पर ध्यान रहे वह तुम्हें कभी नहीं चाहेगी, क्योंकि वह शादीशुदा है और एक बच्चे की माँ है। आगे तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर वह लड़की होठों पर तिरछी मुस्कान लिए वहाँ से चली गई। तो वहीं उसकी बात को सुन डेविल हैरानी से अपनी ही जगह पर खड़ा था। उसका हाथ अपने आप अपने दिल पर चला गया और तभी उसकी आंखों में कुछ विजन आने लगे। खुशी, जो कि किसी को अपने सीने से लगाए हुए उसे जोर जोर से चीख चीख कर आई लव यू कह रही थी। वह इंसान जो खुशी को उसकी कमर से पकड़ अपने करीब किया हुआ था और अचानक ही उसे गोद में उठाकर गोल गोल घुमाने लगा। खुशी उसके साथ खिलखिलाकर हंस रही थी। अक्सू, अक्सू, आप बहुत बदमाश हैं, हमेशा मुझे ऐसे ही परेशान करते हैं, ठरकी कहीं के, हा 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 हा। और इन बातों को याद कर डेविल ने एक झटके में अपनी आंखें खोली और एकदम से चीख पड़ा,
नहीं, यह सच नहीं है। मैं उसे प्यार नहीं करता, नहीं करता मैं उसे प्यार। वह लड़की झूठ बोल रही थी, झूठ बोल रही थी वह, कहकर डेविल ने गुस्से से कांच की टेबल पर एक लात मारी, जिसके बाद वह टूटकर चकनाचूर हो गया। इस वक्त डेविल के चेहरे पर काफ़ी डार्क एक्सप्रेशन थे, तो वहीं दूसरी तरफ वह लड़की उस पब के बाहर आकर किसी को कॉल करते हुए बोली। जिसका डर था वही हुआ। यह बेवकूफ़ भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। पता नहीं और कितनी काली दुनिया के बादशाह उसके प्यार में गिरेंगे। पहले तो वह डेविल किंग, फिर वह ग्रेट मास्टर माफिया विवान खन्ना। उसने तो वैसे भी नाक में दम कर रखा है, और अब यह शार्प शूटर डेविल भी। पता नहीं कौन सा ड्रग लेकर घूमती है वह औरत। खुशी की बात है कि फ़िलहाल उसे अपनी मोहब्बत का एहसास नहीं, इसीलिए हमारे पास वक्त बहुत कम है। हमें अब इस काम के लिए किसी और को चुनना होगा, और इससे पहले कि वह डेविल हमारे बीच पहाड़ बनकर खड़ा हो जाए। उसके मरने का भी वक्त आ चुका है। ख़त्म कर दो उसे। यस मैडम स्कीरा, लेकिन हमें यह बात समझ नहीं आ रही कि डेविल को हैंडल करने के लिए आप खुद क्यों गई। यह काम तो कोई भी लड़की, बेवकूफ़, अगर इतनी अकल तुम्हारे पास होती तो अब तक तुम मेरी पोजीशन पर होते। तुम्हें क्या लगता है जिसके पास मैं गई थी वह कोई कच्चा खिलाड़ी है? अगर मैं किसी और को भेजती तो उसे एक पल नहीं लगता यह जानने में कि उसे डेविल कवीन को किसी और ने नहीं बल्कि मैंने मारने की सुपारी दी है, और फिर वह मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ जाता। इससे अच्छा है कि मैं खुद एक प्यादा बनाकर उसके सामने आऊं। वह बॉस को ढूंढता रहेगा, और बॉस, हा 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 हा। वह सब तो ठीक है मैडम, लेकिन जब आप डेविल के पास चल ही गई थी, और जब आप यह समझ ही चुकी थी कि वह अब हमारे किसी काम का नहीं, तो आपने उसे उसी वक्त ख़त्म क्यों नहीं किया? जहाँ तक हमें पता है आप भी कुछ कम खतरनाक नहीं हैं। एक से बढ़कर एक माफियाओं को उनके घर में घुसकर मारा है आपने। तो यह एक छोटा सा शार्प शूटर किस खेत की मूली है? आपका तो हुस्न ही इतना लाजवाब है कि नज़र ना देखो आशिक की, उन नज़र ने हजारों नज़र को नज़र से उतारा है। मोहब्बत अंधी होती है बेवकूफ़, उसे हुस्न और अदाएं नज़र नहीं आती। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अगर कभी आशिकों के सामने हो तो उन्हें छेड़ने की कोशिश मत करना, वरना तो वह पागल हैं, और पागलों पर केस नहीं होते, ना धाराएं लगती हैं, ना अदालतें बैठाई जाती हैं। उनका तो सिर्फ एक ही इंसाफ है, जुनूनियत, जुनूनियत और जुनूनियत। इतना कहकर वह लड़की कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है, और अगले ही पल उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकी, जिसमें बैठकर वह वहां से चली गई। तो वहीं दूसरी तरफ डेविल गुस्से से पागल होते हुए तेजी से पब के बाहर निकला, और अब वह वहां अपनी गाड़ी लेकर फुल स्पीड में चलाते हुए उसे वहां से ले जाने लगा। इस वक्त उसकी आंखें गुस्से से लाल थी, चेहरा तमतमाया हुआ था, वह जैसे मानो खुद को ही अपने अंदर तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। उसका खूबसूरत गोरा रंग जो कि बिल्कुल लाल हो चुका था, बाल पूरे चेहरे पर बिखरे हुए थे, बदन पर पसीना आ रहा था, और वह तेजी से गाड़ी सड़क पर दौड़ाने लगा। तभी अचानक प्लेबैक में एक म्यूजिक चलने लगा, जुनूनियत। इस दौरान ना चाहते हुए भी डेविल के दिमाग में सिर्फ खुशी का ही ख्याल आ रहा था। उसका खूबसूरत फिगर, बिगा हुआ बदन, कांपते हुए होठ और मासूम चेहरा, इससे भी ज़्यादा उसकी आंखों में किसी का इंतजार। तभी उसे खुशी के करीब डॉक्टर अर्जुन बजाज और रुद्र याद आते हैं, जिसे याद करते ही उसकी पकड़ स्टीयरिंग पर और भी ज़्यादा कस गई, और वह गाड़ी को और भी तेजी से दौड़ाने लगा। वह लगातार दांत पीस रहा था, तो कभी अपने बाल नोच रहा था। अब उसके ख्यालों में खुशी के साथ उसकी करीबियां घूम रही थी। वह किस तरह उसके करीब था, उसके गुलाबी होठों को चूम रहा था, उसकी पतली कमर को अपनी पकड़ में कसता जा रहा था, और वह लड़की उसके सीने से लगी हुई थी। इन बातों को याद करते हुए उसे अपने बदन में हीट महसूस होने लगी, और वह जैसे ही पागल ही होने लगा था, और उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि कब उसने दोबारा खुशी के घर का टर्न ले लिया था। वहीं दूसरी तरफ खुशी अक्षत की फोटो अपने हाथों में लिए बुरी तरह रो रही थी। उसकी कमर और बदन पूरी तरह लाल हो गया था, जहाँ जगह जगह नाखूनों के निशान थे। होठ भी लगभग छिल चुके थे, जहाँ से खून निकल रहा था। इन्हें देखकर साफ पता चल रहा था खुशी ने खुद को टॉर्चर किया है, क्योंकि उसकी नज़र में उसे किसी और आदमी ने टच किया था, उसे किस किया था, जो उसके लिए किसी जहर से कम नहीं था। अब वह अक्षत की फोटो को सीने से लगाए हुए जोर जोर से रो रही थी। वहीं दूसरी तरफ डेविल तेजी से खुशी के विला की तरफ जा रहा था, और अब उसकी आंखें बंद थी। वह सिर्फ खुशी को ही याद कर रहा था। अब उसका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं था। आज मैं तुमसे अपने जवाब लेकर रहूँगा, या मार दूंगा या मर जाऊंगा, या तो पूरी तरह तुम्हें हासिल करूंगा, या फिर
लेकिन अब तुम्हें अपने ख्यालों से खेलने नहीं दूंगा। खुशी अक्षर जिंदल, अब मैं देखता हूँ तुम मुझसे कैसे बचती हो। इतना कहकर वह गाड़ी को और भी ज़्यादा स्पीड में चलाने लगा। डेविल तेजी से खुशी के घर की तरफ जा ही रहा था जब अचानक ही उसके सामने एक बड़ा सा ट्रक आया और उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और अगले ही पल धड़ाम अक्सू। और इसके साथ ही खुशी घबराते हुए पसीने से लथपथ एक झटके में बेड पर उठकर बैठ गई। वह गहरी गहरी सांस ले रही थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने जल्दी से लाइट ऑन की और घबराते हुए अपने आप से बोली, यह कैसा सपना था, इतना डरावना। ऐसा लगा मेरे अक्सू, नहीं नहीं, हे राम जी, यह मेरे दिल का वहम हो। उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। और अगली सुबह शहर के एक बड़े से हॉस्पिटल के बेड पर एक इंसान बुरी तरह घायल लेटा हुआ था, जिसके बॉडी पर जगह जगह बैंडेज हुए थे और वह गहरी नींद में था, जिसे देख उसके ठीक सामने खड़ा एक शख्स चेहरे पर इविल स्माइल लिए उसके ग्लूकोज की बोतल में जहर का इंजेक्शन इंजेक्ट करते हुए बोला, सॉरी डेविल, लेकिन बॉस के खिलाफ जाकर तुमने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है और अब तुम्हें मरना होगा क्योंकि तुम उनके किसी काम के नहीं हो। अब यह नींद तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी नींद बन जाएगी। इतना कहकर वह जहर का इंजेक्शन लगाकर वहाँ से जाने ही लगा जब अचानक ही किसी ने एक झटके में उसकी छाती में उसी ग्लूकोज बोतल से कनेक्ट इंजेक्शन को इंजेक्ट कर दिया और उसे तेज़ी से प्रेस करते हुए उसकी बॉडी में उतारना शुरू कर दिया। यह सब इतना जल्दी हुआ कि वह इंसान खुद को संभाल ही नहीं पाया। अगले ही पल उसने अपनी आंखें बड़े करते हुए घबराई नज़र से सामने इंसान को देखा, लेकिन इससे पहले वह खुद को छुड़ा पाता या मदद के लिए शोर मचाता, काफ़ी देर हो चुकी थी। उसके मुंह से सफ़ेद झाग आने लगा और अगली ही पल वह फ्लोर पर मरा हुआ था। धड़ाम की आवाज़ के साथ वह जैसे ही ज़मीन पर गिरा, डेविल एक झटके में बिस्तर पर बैठ गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, डेविल को मारना इतना आसान नहीं है बच्चू, बाप को भेज। कहकर डेविल के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई और अगले ही पल कॉरिडोर में तेज चल रही कुछ कदमों की आवाज़ आई। आइए इंस्पेक्टर साहब, हम आपका ही वेट कर रहे थे। इसी वार्ड में है वह आदमी जिसके चेहरे पर कुछ अजीबोगरीब मास्क लगा हुआ था। और कहते हुए डॉक्टर की टीम जैसे ही कुछ पुलिस इंस्पेक्टर के साथ वार्ड के अंदर दाखिल हुई, सामने का नज़ारा देख उन सब की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अरे कहाँ गया, यहीं तो था इंस्पेक्टर साहब, उसे हम यहीं छोड़कर। इससे पहले डॉक्टर आगे कुछ कहते तभी फ्लोर पर पड़े हुए गुंडे की लाश को देख इंस्पेक्टर मुंह बनाते हुए बोले, वह भाग चुका है। वैसे डॉक्टर, क्या आपको उसके बारे में कुछ पता चला? उसका नाम, हुलिया, एड्रेस कुछ भी? उसे अस्पताल में एडमिट किसने करवाया था? नहीं इंस्पेक्टर, हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता और उसे अस्पताल में एडमिट करवाने वाला भी कोई रैंडम पर्सन था। उसने इमरजेंसी सिचुएशन के लिए अपना नंबर हमें दिया है, यह उसका कार्ड है। कह रहा था कि एक्सीडेंट केस था तो इसीलिए इसे लेकर आ गया, लेकिन जब हम इसका ऑपरेशन कर रहे थे तो हमें उसके चेहरे के ऊपर कोई दूसरा ही चेहरा नजर आया और एक डॉक्टर होने के नाते हमारा प्रोटोकॉल है कि हम उसका ट्रीटमेंट बीच में नहीं छोड़ सकते। इसीलिए ट्रीटमेंट करने के तुरंत बाद हमने आपको कॉल किया, लेकिन हमें यह समझ नहीं आ रहा वह इतनी आसानी से यहाँ से कैसे भाग गया। मतलब उसे बहुत सीरियस इंजरी हुई थी। उसका खुद के पैरों पर खड़ा होना तो दूर की बात, वह इतना हाई डोज एनेस्थीसिया था उसका कि 24 घंटे से पहले उसे होश नहीं आने वाला था। तो फिर कोई बात नहीं डॉक्टर, हम देखते हैं क्या करना है। फिलहाल हम इस आदमी को कांटेक्ट करते हैं, शायद इससे कुछ पता चल जाए। और हाँ, आप ध्यान रखिए, अगर उस आदमी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जिस तरह का हुलिया आप हमें बता रहे हैं, कुछ इसी तरह के अजीबोगरीब शख्स ने कुछ घंटे पहले चीफ मिनिस्टर साहब का मर्डर किया है। इसीलिए केस कहीं हाई प्रोफाइल है। खैर हम चलते हैं। इतना कहकर इंस्पेक्टर साहब वहाँ से निकल गए और उनके जाते ही वार्ड के बाहर से एक शख्स जिसने अपने बदन पर वाइट कंपाउंडर की ड्रेस पहन रखी थी, सर पर हॉस्पिटल वाली टोपी और चेहरे पर मास्क, ऊपर से नीचे तक उसका बदन ढका हुआ था, एक व्हीलचेयर से किसी बूढ़े पर्सन को धक्का देते हुए ले जा रहा था और अगले ही पल उसके होठों पर एक इविल स्माइल थी। होश तो मुझे आना ही था। काश तुम लोगों को मालूम होता कि मुझ पर 2 घंटे से ज़्यादा किसी भी नशे का असर नहीं होता, चाहे वह नशा कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। थोड़ी ही देर में डेविल अस्पताल से बाहर निकल चुका था और अब वह टैक्सी में बैठकर पब्लिक पार्क की तरफ आया, जहाँ से वह दोबारा गाड़ी चेंज कर अपने घर पहुँचा। घर आते ही वह जल्दी जल्दी अपने कपड़े चेंज करने लगा
क्योंकि उसके पूरे कपड़े खून से रंग चुके थे। खुशकिस्मती वाली बात यह थी कि उसने रास्ते में एक भिखारी से उसका कंबल चोरी कर लिया था, जिसके कारण वह अपने खून से लथपथ बदन को छुपा सका था। उसके कई बोन्ड खुल चुके थे। वह काफ़ी दर्द में था, जिन्हें कंट्रोल करने के लिए वह दोबारा ड्रग का इंजेक्शन लगा लेता है। और अब किसी तरह बेड पर लेटकर वह अपने साथ हुई घटना को याद करने लगा। आखिर कौन है वह जो खुशी अक्सर जिंदल की जान लेने के लिए इतना बेताब है? और अगर वह उसे मारना चाहता है तो उसने मुझे मारने की कोशिश क्यों की? आखिर मुझे मारकर उसे क्या हासिल होगा? इतना कहकर वह अपने दिमाग पर जोर देने लगा। जब उसे शिकारा की बात याद आई, खुशी अक्सर जिंदल को खुद ही मार डालो, क्योंकि उसका मरना तो तय है। अगर तुम नहीं मारोगे तो कोई और मार देगा, या फिर मर जाओ उसके लिए। यह शब्द याद आते ही डेविल गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तुम जो कोई भी हो, तुमने बहुत गलत इंसान से पंगा लिया है, और अब देखो मैं तुम्हें कैसे नंगा करता हूँ। इस वक्त डेविल की आंखों में गुस्सा और नफरत साफ नजर आ रही थी। तो वहीं खुशी रात की घटना को याद करके अभी भी काफ़ी बेचैन थी। उसे अपने दिल में एक अजीब सी तकलीफ महसूस हो रही थी, जैसे मानो उसका कोई अपना दर्द में हो। खुशी इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठे अपनी प्लेट में चम्मच चला रही थी। उसका ध्यान कहीं और था। जब उसकी इस हरकत को देख डाइनिंग टेबल पर दूसरी तरफ बैठे डॉक्टर अर्जुन बजाज, जो कि इस वक्त अक्सर जिंदल के रूप में थे, बोले, क्या बात है खुशी, तुम खाना क्यों नहीं खा रही? सब ठीक तो है ना? उनके पूछने पर खुशी अपने होश में आई और थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोली, हाँ मैं ठीक हूँ। वैसे एंथोनी, वह जिस आदमी में स्विमिंग पूल में मेरी जान बचाई थी, उसका कुछ पता चला? सॉरी क्वीन, पर मैं सभी सिक्योरिटी और सर्वेंट से पूछ चुका हूँ, लेकिन किसी ने भी इस बात की जिम्मेदारी नहीं ली। शायद वह कोई नया सिक्योरिटी गार्ड होगा। मैं जल्द ही पता कर। और इससे पहले एंथोनी आगे कुछ कहता कि तभी एंट्रेंस पर एक चहकती सी आवाज़ गूंज उठी और एक आदमी अपनी पैंट की बेल्ट को संभालते बड़े ही स्टाइल से सलमान खान की तरह डांस करते हुए अंदर आया। मन बलवान लगे चट्टान रहे मैदान में आगे, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। आई एम बैक बड़े भैया, स्वागत नहीं करेंगे हमारा? और अचानक अपने सामने इस आदमी को देख डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए डॉक्टर अर्जुन बजाज की आंखें फैल गई। उनके हाथों से चम्मच छूटकर फ्लोर पर गिर गई और वह अपना सर पकड़कर हैरानी से खड़े होते हुए, तुम? ओ प्लीज नोट अगेन कबीर कपूर। और यह सुनते ही सामने खड़ा कबीर कपूर बंदरों की तरह उछलकर स्माइल करते हुए, अरे वाह क्या बात है, जैसा सोचा था वैसे ही एक्सप्रेशन देखने को मिल रहे हैं। सच कहते हैं बड़े भैया, हमने तो एक पल के लिए यह गलत फैमिली हो गई थी कि कहीं हमारे बड़े भैया हमें देखकर खुशी से फ्लैट ना हो जाए हम पर यहाँ तो बड़े भैया क्या एक्सप्रेशन बेहोश होने वाले जैसे हैं। सच कहते हैं दिल गार्डन गार्डन ही नहीं बल्कि बगीचा बगीचा हो गया बड़े भैया। इतना कहकर कबीर कपूर एक झटके में डॉक्टर अर्जुन बजाज को उनके गले से पकड़कर जबरदस्ती गले लगाने लगा। इसके बाद अर्जुन बजाज उसे देखते ही फ्रस्ट्रेटेड होते रहे। अरे बस करो, गर्दन तोड़ने का इरादा है क्या? प्लीज़ अब आ ही गए हो तो आकर इंसानों वाली हरकत करो, क्योंकि यहाँ तुम्हारे जैसे बंदर नहीं रहते। अच्छा अगर ऐसा है तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? डोंट टेल मी बड़े भैया कि आपने अपना चिड़ियाघर छोड़ दिया है। अरे अगर ऐसा हुआ तो आपकी वह बड़ी बेबी, यानी हमारी खूबसूरत ब्यूटीफुल भाभी महक जी, फिर उससे बेबी छोटे आरव और अवनी, और उनसे भी छोटे 2 पीस, क्या नाम है उनका? वो नाम भी कितने डिफ़िकल्ट हैं। चलो जो भी हैं तो आपके ही, आपने उनका त्याग कर दिया क्या? वैसे बड़े भैया मुझे बहुत दिन से आपसे एक बात कहनी थी। आप हर बार एक शॉट में डबल गोटी खेल जाते हो और इसी नाते मुंबई के 4 फ्यूचर वोटर बढ़ाने का क्रेडिट आपको ही जाता है। तो बड़े भैया ज़रा यह फॉर्मूला मुझे भी सिखा दो ना। वह क्या है ना, हमारे अमेरिका का पॉपुलेशन थोड़ा गिर रहा है, तो मैं सोच रहा था क्यों ना 10-12 वोट बैंक हमारे घर से ही निकल जाएं। क्या कहते हैं? आपका भी तो मन करता होगा ना 10-12 बच्चे आपके आसपास घूमते हुए आपको मामू मामू कहकर बुलाएं। कहते हुए कबीर बार बार अर्जुन बजाज से चिपक रहा था और उसकी बकवास बातों को सुनकर अर्जुन बजाज गुस्से से मुंह बनाते हुए उसे खुद से दूर झटक कर आंखें दिखाते हुए बोले, और जस्ट शट अप कबीर कपूर, क्या बकवास कर रहे हो तुम यहाँ फिर से आ गए ना मेरा सर खाने के लिए। देखो मैं पहले ही बहुत प्रॉब्लम में हूँ और प्लीज़ तुम मुझे फ्रस्ट्रेटेड मत करो, वरना मैं अभी के अभी इस नाइफ से तुम्हारे दिल का ऑपरेशन कर दूंगा, समझे? बस यहीं पर तो मात खा गए ना बड़े भैया।
अरे क्या एक्टर बनेगा रे तू? फिर अपनी बात संभाल कर, मेरा मतलब जरा देखिए खुद को। चेहरा और आवाज़ बदलकर आप डेविल किंग तो बन गए, लेकिन मुझे देखकर चिढ़ना और मुंह बनाना आप छोड़ नहीं सके। सोचिए जरा, अगर इस वक्त आपके आसपास कोई दुश्मन होता तो उसे तो मालूम हो जाता ना कि आप डेविल किंग नहीं हैं। सच बताऊं बड़े भैया, आप एक्टिंग में बिल्कुल कच्चे हैं। सर्जन हैं पर अकल नहीं है आपके पास। वैसे आप तो दिमाग के भी सर्जन हैं ना, एशिया के नंबर 1। लेकिन मुझे लगता है कि आपकी डिग्री अब चूहों के खाने के काम ही आने वाली है, क्योंकि आपका दिमाग अब ढक्कन हो चुका है, ढक्कन। इतना कहकर कबीर मुंह बना लेता है और टेबल पर रखा हुआ एक एप्पल उठाकर खाने लगा। उसकी बात को सुन डॉक्टर अर्जुन गुस्से से मुंह बनाते हुए बोले, क्या कहा? मैं ढक्कन? कबीर कपूर, तुम्हें तो मैं। और इससे पहले वह आगे कुछ कह दे कि तभी खुशी उन दोनों का लड़ाई और झगड़ा देख पहले तो हैरान थी, लेकिन फिर अचानक ही खिलखिलाकर हंसने लगी। वह बेचारी जोर जोर से हंस रही थी और उसे हंसते हुए देखकर कबीर और अर्जुन उसे देखने लगे। महीनों बाद अपनी कविन को हंसते हुए देखकर एंथोनी और कुछ ही दूरी पर खड़े रुद्र की आंखों में एक चमक थी, क्योंकि खुशी बहुत कम ही खिलखिलाकर हंसती थी। कुछ देर बाद खुशी किसी तरह अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोली, अरे मिस्टर बजाज, यह नमूना कौन है और इन्हें देखकर आप इतने फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो रहे हैं? वैसे जो भी हो, आइटम अच्छा है। आइटम? मैं आइटम? ओ हेलो खुशी मैडम, मैं आइटम नहीं हूँ। आइटम तो अपन घर पर रख कर आया है, अपनी एक आंख ब्लिंक करके टपोरी स्टाइल में। यह अपने बड़े भैया की बहन है, बड़ी मुश्किल से पटाई थी। अपने बड़े भैया का साला शादी के लिए मान ही नहीं रहा था, लेकिन कबीर कपूर से जीतना इतना मुश्किल थोड़ी ना है। अब उनने भी पटा लिया अपने साले को। और यह सुनकर तो डॉक्टर अर्जुन बजाज का पारा ही हाई हो गया। वह जल्दी से डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ फ्रूट बास्केट में से नाइफ उठाकर कबीर कपूर पर अटैक करते ही बोला, कबीर कपूर, तुम्हें तो मैं। तुम रुको, अभी के अभी मैं अपने जीजा का पिज्ज़ा बनाता हूँ। अरे अरे बड़े भैया, यह क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? अरे अपनी बहन का सुहाग मत उजाड़ो, इकलौता पीस हूँ मैं। और वैसे भी मेरा जैसा क्यूट हैंडसम रिच और अट्रैक्टिव स्मार्ट जीजा कहीं और नहीं मिलेगा जो आपको बर्दाश्त करे। इसीलिए यह नाइफ जो है ना। अर्जुन बजाज के हाथ से चाकू लेकर उसे वापस फ्रूट बास्केट में रखते हुए बोला, इसे यहाँ रख दीजिए। और अगर सर्जरी करने के लिए हाथों में इतनी ही खुजली हो रही है तो कुछ सोचकर अपनी खुजली अपने पास ही रखिए। कोशिश भी मत करना यहाँ से निकलने का, क्योंकि बाहर दुश्मनों का बहुत खतरा है। इतना कहकर कबीर मुंह बनाते हुए खुशी के पास गया और स्माइल करते हुए बोला, हाय ब्यूटीफुल, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ। मैं हूँ कबीर कपूर, दुनिया में सबसे ज़्यादा हैंडसम रिच स्मार्ट इंटेलिजेंट स्माइलिंग फेस, काफ़ी ज़्यादा क्यूट लड़का जिस पर कोई भी लड़की फिदा हो जाती है। अब वह अचानक ही खुशी की तरफ अपनी उंगली पॉइंट कर उसे वार्निंग देते हुए बोला, लेकिन इसके साथ ही मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं शादीशुदा हूँ और अपनी बीवी से बहुत 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 सबसे बड़ा वाला प्यार करता हूँ। और लॉयल्टी तो मेरे अंदर कूट कूट कर भरी है। इसीलिए खबरदार जो कभी मेरे प्यार में गिरने की कोशिश की, क्योंकि फिर आपका दिल टूटने ही वाला है और मैं खूबसूरत लड़कियों का दिल तोड़ना अच्छा नहीं मानता। इसीलिए अपने दिल को जरा काबू में रखना, ओके? और हाँ, दूसरी बात यह है कि मैं यहाँ आया हूँ आपकी हेल्प के लिए, पूरे 7 समुद्र पार से। और पता है, यहाँ आने से पहले मुझे अपनी बीवी को 100-200 चुम्मी लेकर आनी पड़ी, क्योंकि पता नहीं फिर मौका मिलता या नहीं। इसीलिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी जल्दी अपना काम करके यहाँ से चला जाऊँ। और तब तक आपके लिए एक डेंजरस वार्निंग, आप ना जितना हो सके उतना मुझे इग्नोर करने की कोशिश करना। हालांकि यह थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश तो आप कर ही सकते हो। हाँ, तो आगे मैं क्या कह रहा था, मेरा नाम है कबीर कपूर। मेरी हाइट लुक सब तो आपको देख ही रही है। मैं हूँ डॉक्टर अर्जुन बजाज का साला और अपनी अनु का घरवाला। इसके अलावा मैं हूँ एक बिजनेसमैन और एक सीक्रेट माफिया। और मैं यहाँ आया हूँ आपकी हेल्प के लिए पूरे 7 समंदर पार से। और पता है, यहाँ आने से पहले मुझे अपनी बीवी को 100-200 चुम्मी लेकर आने पड़े, क्योंकि पता नहीं फिर मौका मिलता है या नहीं। इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी जल्दी अपना काम करके यहाँ से चला जाऊँ। और तब तक आपके लिए एक डेंजरस वार्निंग, आप ना जितना हो सके उतना मुझे इग्नोर करने की कोशिश करना। हालांकि यह थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश तो आप कर ही सकते हो। हाँ, तो आगे मैं क्या कह रहा था, मेरा नाम है कबीर कपूर और मेरी हाइट लुक्स सब तो आप देख ही रहे हो। मैं हूँ डॉक्टर अर्जुन बजाज का साला
और अपनी अनु का घर वाला। उसके अलावा मैं हूँ एक बिजनेसमैन और एक सीक्रेट माफिया, और मैं यहाँ आया हूँ मेरी हेल्प करने के लिए। मुझे मिस्टर बजाज और एंथनी ने बताया था, लेकिन तुम्हारी हरकतें देखकर तो कुछ और ही लगता है। खुशी मुंह बनाते हुए डॉक्टर अर्जुन बजाज की तरफ देख कर बोला। मिस्टर बजाज, बुरा मत मानिएगा, पर आपको नहीं लगता कि यह पीस थोड़ा डिफेक्टिव है? मतलब इसका ऊपर का माला। और खुशी की बात सुन डॉक्टर अर्जुन बजाज के साथ अंजलि के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। तुम बिल्कुल सही कह रही हो खुशी, इसका ऊपर का स्क्रू ढीला है। इनफैक्ट मेरा बस चले तो मैं अभी के अभी इसकी सर्जरी कर दूं, लेकिन इसके दिमाग में फिट होने वाले पुर्जे तो मेरे पास भी नहीं है। मेरी बहन ही पागल थी जो उसके प्यार में पागल हो गई, और मुझे अब दो दो पागल संभालने पड़ते हैं। वैसे अगर तुम्हारे पास कोई रिप्लेसमेंट ऑफर हो तो मुझे ज़रूर बताना। उसके चेहरे पर भी नकली मास्क लगाकर मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। और अर्जुन बजाज की बात सुन कबीर के तोते उड़ गए थे। वह हैरान होते हुए बोला, अरे एक मिनट, यहाँ हो क्या रहा है? मेरे ही मुंह पर मेरे ही खिलाफ साजिश? यह तो बड़ी नाइंसाफ़ी है। अरे मेरे बड़े भैया, माना कि मैं थोड़ा शरारती हूँ, लेकिन इसका मतलब यह थोड़े ना है कि आप मुझे चेंज ही कर दें। अरे ज़रा देखिए मुझे, इतना मासूम और खूबसूरत चेहरा आपको कहाँ मिलेगा अपनी बहन के लिए? एक बार के लिए आप चेहरे का रिप्लेसमेंट तो कर भी सकते हैं, लेकिन मेरा दिल, मेरे सोने जैसा खूबसूरत दिल आप कहाँ से लाएंगे? बोलिए ज़रा। इतना कहकर कबीर ने मुंह बना लिया, और उसकी बात को सुनकर खुशी और अर्जुन जोर जोर से हंसने लगे। कुछ बोलो बात, कबीर भी हंस रहा था। और वहाँ का माहौल थोड़ा लाइट हो गया था, जिसके बाद रुद्र स्माइल करते हुए सामने आकर बोला, भाई मान गए कबीर, तुम सचमुच काफ़ी स्पेशल ही आते हो, हमारी खुशी को हंसा दिया। रुद्र की बात सुन खुशी के चेहरे की मुस्कान थोड़ी कम हो गई, और अब वह कबीर की तरफ देखने लगी। तो कबीर ने हंसते हुए कहा, वेल मेरी प्लानिंग तो यही थी कि मैं आपको हंसा दूँ, और सच कहूँ तो आप हंसते भी बहुत अच्छी लगती हो, इसलिए आप हंसती रहा करो। यह सब खुशी अपने चेहरे पर एक कड़वी मुस्कुराहट लिए बोली, मुस्कुराना तो मैं भी चाहती हूँ, पर मेरी मुस्कान पता नहीं कहाँ है और कैसे होंगे। जहाँ भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे, मुझे पूरा यकीन है। कहते हुए कबीर जैसे ही खुशी के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखने वाला था कि तभी खुशी एक झटके में पीछे होते हुए बोली, नहीं प्लीज़। और अब वह अपनी नज़र इधर उधर करते हुए बोली, सॉरी, वह मेरा मतलब था कि। कबीर अचानक अपनी जगह पर रुक गया था। कुछ सेकंड के लिए उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई, लेकिन अगले ही पल वह मुस्कुराते हुए बोला, वैसे आपको सॉरी मांगने की ज़रूरत नहीं है। आई अंडरस्टैंड, इनफैक्ट आई एम सॉरी खुशी दी। कबीर के मुंह से अपने लिए दी सुनकर खुशी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। क्या कहा आपने मुझे? खुशी दी? और क्या? वह क्या है ना, मेरी कोई बहन नहीं है, मैं अपने मम्मी पापा का सिंगल पीस हूँ। हमेशा से एक बहन की ख्वाहिश थी, तो बड़े बड़े भैया की बहन को चुरा लिया, पर अफसोस वह बहन तो नहीं बन सकी। बीवी बना लिया मैंने, बीवी। ही अच्छा किया ना। फिर बहन की कमी महसूस हुई तो आज आपको बहन बना लिया। कबीर की चुलबुली हरकतों को देख खुशी के चेहरे पर मुस्कान आ रही थी। हाँ बहुत अच्छा किया। अच्छा कबीर, तुम थक कर आए होगे, जाओ जाकर रेस्ट कर लो, हम लोग बाद में बात करते हैं। ठीक है। इतना कहकर कबीर वहाँ से जाने को हुआ। अब अचानक कबीर के कपड़ों पर कुछ ब्लड के स्टैंड देख खुशी कंफ्यूज होते हुए बोली, कबीर एक मिनट, यह तुम्हारे कपड़ों पर ब्लड स्टैंड कैसे लगे हैं? तुम्हें कहीं चोट लगी है क्या? खुशी के पूछने पर कबीर ने अपने कपड़ों की तरफ देखा और स्माइल करते हुए कहा, अरे नहीं खुशी दी, वह दरअसल रास्ते में आते वक्त हमें एक गाड़ी नज़र आई जिसका एक्सीडेंट हुआ था। गाड़ी में एक घायल आदमी था जिसकी हेल्प करने के चक्कर में उसके ब्लड स्टेन कपड़ों पर लग गए। ओह अच्छा, आदमी तो ठीक है ना? आई जस्ट विश मैंने उसे अस्पताल पहुंचा दिया है। चलो अच्छा है, कोई तो ढंग का काम किया तुमने। और खुशी, इस ढक्कन को तुम यहीं रखो, इसका बाहर जाना पब्लिक के लिए बहुत डेंजरस है। पता चला मेंटल असाइलम की सारी सीट फुल हो जाए। पता नहीं रुद्र को क्या सूझा था जो उसे यह लगा कि यह उनकी हेल्प कर सकता है। बच कर रहना, कहीं यह तुम्हारा दिमाग भी खराब करके पागल ना कर दे। इतना कहकर डॉक्टर अर्जुन बजाज मुंह बनाकर वहां से जाने लगे, जब कबीर कमर पर हाथ रखकर उन्हें पीछे से आवाज़ देते हुए बोला, ओह तारीफ़ के लिए थैंक यू बड़े भैया। इसका मतलब आप अभी इस बात को मान ही गए हैं कि मैं कुछ ज़्यादा ही हैंडसम हूँ, और मुझे देखकर लड़कियाँ पागल होकर
मेंटल अस्पताल में पहुंच जाती हैं। खैर, इसमें मेरा कसूर तो नहीं है, इसलिए इसका ब्लेम मुझ पर मत डालिए। डॉक्टर अर्जुन बजाज कबीर की बात को इग्नोर करते हुए वहाँ से चले गए और उनके जाते ही कबीर के चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन आ गए। वह एक झटके में अपना मोबाइल फ़ोन निकालकर किसी को कॉल करते हुए उसे ऑर्डर देकर बोले, अक्षय जिंदल विला से बाहर निकले हैं, उनकी गाड़ी का पीछा करो। और हाँ, ध्यान रहे किसी को कानो कान खबर भी ना हो, चौकन्ना रहना। अगर ज़रा भी लापरवाही हुई तो जिंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा, अंडरस्टैंड? यस सर, कहकर कबीर ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और अब वह तुरंत ही दूसरी जगह फ़ोन करते हुए बोला, तुम पहुंच गए? याद रहे तुम्हारी नज़र एक सेकंड के लिए भी वहाँ से हिलनी नहीं चाहिए, वरना दोबारा ज़िंदगी में कुछ देखने लायक नहीं बचोगे। जी सर, आप टेंशन ना लें, मैं बिल्कुल। इससे पहले दूसरी तरफ से आदमी कुछ कहता, कबीर कपूर ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। अब कबीर कपूर अपनी पैंट की पॉकेट से एक बॉक्स निकाल कर खुशी की तरफ करते हुए बोला, यह आपके लिए, इसे पहन लीजिए। यह क्या है कबीर? खुशी ने बॉक्स खोल कर देखा तो उसमें हीरे की चमचमाती एक जोड़ी ईयरिंग्स थे, जिसे देख वह मना करते हुए बोली, नहीं, मैं इन्हें नहीं ले सकती। क्योंकि? चिंता मत कीजिए, यह कोई गिफ्ट नहीं है, बल्कि आपकी सिक्योरिटी के लिए है। यह कोई आम ईयरिंग नहीं है, बल्कि इनमें कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। उसमें एक छोटा माइक है जो आपकी बातों को मुंह तक पहुंचाएगी, एक ट्रैकिंग डिवाइस और उसकी पॉइंट पर लगा हुआ यह ब्लैक डायमंड जो कि एक छोटा कैमरा है। इसलिए इसे आप पहन लीजिए। कबीर की बात सुन खुशी, एंथोनी और रुद्र कंफ्यूज होते हुए बोले, वाह, यह ईयरिंग तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन खुशी को फिलहाल इसकी क्या ज़रूरत? तुम कुछ परेशान लग रहे हो, कभी कोई प्रॉब्लम है क्या? और यह सुन कबीर चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोला, परेशानी वाली बात ही है। कबीर अपनी नज़र इधर उधर करते हुए अपनी आंखों से कुछ इशारा करता है, जिसके बाद वह वहाँ से चला गया और कबीर के जाते ही खुशी, जो कि व्हील चेयर पर थी, लिफ्ट के जरिए उसके पीछे पीछे निकल गई। रुद्र और एंथनी भी चले गए। कुछ ही देर में वह लोग स्टडी रूम में थे, जहाँ कबीर तेजी से आसपास की जगह को देख रहा था। वह कभी किसी सामान को उठाता तो कभी किसी सामान को। उसकी हड़बड़ी को देख खुशी कंफ्यूज होते हुए बोली, कबीर, यह तुम क्या कर रहे हो? अरे, यह हमारा स्टडी रूम है, यहाँ कोई भी बाहर वाला। और इससे पहले खुशी आगे कुछ कहती, तभी तुरंत अपने होठों पर एक उंगली रख उसे आगे कुछ भी कहने से रोक देता है। तभी उसकी नज़र सामने एक छोटे से बुद्धा के स्टैचू पर गई। इसके बाद वह तेजी से उस स्टैचू को ज़मीन पर पटक देता है और अगले ही पल स्टैचू की आंख से एक कैमरा निकला, जिसे देखते ही रुद्र, खुशी और एंथोनी की आंखें हैरानी से फैल गई। यह क्या है? कैमरा? लेकिन यह यहाँ कैसे आया? वहीं दूसरी तरफ मुंबई में आज एक घोड़े की रेस का बहुत बड़ा कंपटीशन हो रहा था। हॉर्स राइडिंग के लिए देश विदेश से एक से बढ़कर एक घुड़सवार आए थे। जहां एक तरफ एक बड़े से स्टेडियम के मैदान में रेस स्टार्ट हो चुकी थी और घोड़े तेज़ी से दौड़ रहे थे, तो वहीं स्टेडियम के ऑडियंस हॉल में कई लोगों की धड़कनें तेज़ हुई थी, क्योंकि यहाँ कई बड़े बिजनेसमैन और इलीगल वर्क करने वाले लोगों ने भारी मात्रा में पैसे लगाए थे। और इन्हीं सब के बीच था यहाँ की एक सबसे आलीशान और ऊंची कुर्सी पर बैठा, जिनके चेहरे पर इस वक्त डार्क एक्सप्रेशन, तेज शातिराना नज़र जो कि घोड़े पर ही टिकी हुई थी, आंखों पर गोगल्स लगे, जेल से सेट किए हुए काले बाल, होठों के बीच से निकल रहा लगातार सिगार का धुआं। वह इंसान अपने बदन पर एक ब्राउन टी शर्ट और लाइट महरून लेदर जैकेट, लोअर में ब्लू डेनिम जीन्स, गले में एक प्लेटिनम चैन, हाथों में एक्सपेंसिव वॉच और मस्कुलर बॉडी जो दिखने में ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही थी, काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। उसका हैंडसम लुक 25 से 30 साल के बीच का एक अट्रैक्टिव इंसान था। वह इंसान अभी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ रेस को एंजॉय कर ही रहा था जब उसका मोबाइल फ़ोन रिंग करता है और वह यूं ही सामने की तरफ देखते हुए फ़ोन रिसीव करता है और अगले ही पल फ़ोन की दूसरी तरफ से मिली हुई इन्फॉर्मेशन को सुन उसके होठों के किनारे मुड़ जाते हैं। वेरी गुड, ये मेरे पास लाओ किसी भी कीमत पर, समझे? और हाँ, याद रखना, यह काम आसान नहीं होगा। इतना कहकर वह कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और अब उसकी आंखों की चमक देखने लायक थी। वह अचानक ही शैतानों की तरह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और उस आदमी को इस तरह हंसते हुए देख उसे कुछ ही दूरी पर बैठी एक औरत, जो इस रेस को शायद एंजॉय करने आई थी, जिसने अपने बदन पर एक पिस्ता ग्रीन कलर की वन पीस मिड्डी पहन रखी थी। लंबे खूबसूरत सुनहरे बाल, दूध जैसा गोरा रंग, पतली और परफेक्ट फिगर, खूबसूरत नीली आंखें,
वह लड़की दिखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। उस लड़की का ध्यान सामने बैठे शख्स की तरफ गया तो उसने मुंह बनाकर अपने बगल में बैठे हुए शख्स को धीरे से कहा इंग्लिश में, अजी सुनिए, वह आदमी सदमे से पागल हो गया है क्या? जरा देखिए तो उसने जिस घोड़े पर बैट लगाई है वह घोड़ा तो हार रहा है और यह आदमी है कि जोर जोर से हंस रहा है। लगता है इसके दिमाग के स्क्रू ढीले हो गए हैं। उस लड़की की बात को सुन उसके बगल में बैठा हुआ शौक से अपनी नज़र उठाकर सामने देखा तो अपनी बीवी को बड़े ही प्राउड के साथ स्माइल करते हुए बोला, वेल, ऐसा हो भी सकता है स्वीट हार्ट। यह घोड़े का रेस कोई बच्चों का खेल नहीं है। लोग बर्बाद हो जाते हैं ऐसे गेम में। इसलिए इंसान को अपना दिमाग और आंखें चौकन्नी रखनी चाहिए और सही वक्त में सही घोड़े पर दाव लगाना चाहिए। लेकिन हर किसी की किस्मत मेरी तरह तो नहीं होती और ना ही उतना टैलेंट होता है कि वह बड़ी बड़ी बाजी जीत सके। अब इस गेम को ही ले लो। तुम्हें पता है, मैंने सबसे ज़्यादा हाई रेट देखा है। सबसे कीमती और बेस्ट ब्रीड के घोड़े पर बैट लगाई है और उसे बेवकूफ़ ने पैसे बचाने के लिए पता नहीं क्या सोचकर लंगड़े घोड़े पर बैट लगाई है। ऐसा तो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ भी ना करे। अब देखना, उसका हारना 100% तय है। अब वह यहाँ से सिर्फ हार कर ही नहीं बल्कि बर्बाद होकर जाएगा। हा हा हा, बेवकूफ़ इंसान। इतना कहकर वह आदमी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और अपने पति की बात को सुनकर वह औरत भी हंसने लगी कि तभी कुछ पल बाद उस आदमी और उस बीवी के पास एक वेटर एक एक्सपेंसिव वाइन की बोतल, फीमेल के लिए कुछ बेस्ट ब्रांड कॉकटेल और स्नैक्स और साथ ही एक फ्लावर बुके और एक एक्सपेंसिव वॉच सेंड करता है, जिसे देखते ही वह आदमी हैरान होते हुए वेटर की तरफ देखकर बोला, अरे यह इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें और ड्रिंक किसने सेंड की हैं? यह मैंने तो नहीं मंगवाया। यस सर, यह आपने नहीं मंगवाया बल्कि हमारे बॉस ने भेजा है आपके और आपकी ब्यूटीफुल मैडम के लिए। इतना कहकर बेटा सामने बैठे शख्स की तरफ इशारा कर देता है, जिसके बाद वह हस्बैंड अपनी बीवी की तरफ देखते हुए बोला, अरे वाह, लगता है आज हमारी किस्मत हम पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है। तभी तो वह इंडियन बिना कुछ सोचे समझे हमें इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट दे रहा है। एंजॉय करो डार्लिंग। अपने पति की बात सुन वह औरत कुछ कंफ्यूज होते हुए बोली, अब वह सब तो ठीक है डेविड, पर वह आदमी हमें गिफ्ट क्यों भेजेगा? वह तो हमें जानता ही नहीं है। आपको नहीं लगता कि हम इस गिफ्ट के लिए मना? ओह कम ऑन स्वीट हार्ट, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। अरे वह इंसान मुझे पूरा बेवकूफ़ लगता है। या तो वह इतना अमीर है कि उसे पैसों की बर्बादी समझ ही नहीं आती, या तो अभी अभी अमीर बना है जो उसे बैलेंस करना ही नहीं आता। लाइफ में कभी कभी ऐसे बेवकूफ़ों से सामना हो ही जाता है और समझदार वही है जो इन सब का अच्छे से इस्तेमाल करे। तुम वह सब छोड़ो और इसे एंजॉय करो। मैं एक बार उसे बेवकूफ़ से मिलकर आता हूँ, शायद कुछ और प्रॉफिट हो जाए। ओके, कहकर वह आदमी स्माइल करते हुए अपनी बीवी के गाल पर लाइट किस कर हाथ में वाइन का गिलास लिए वहाँ से उठकर चला गया। तो वहीं उसकी बीवी के होठों पर मुस्कान आ गई। उसके चेहरे की चमक और खूबसूरती देखने ही लायक थी। अब वह औरत अपना कॉकटेल एंजॉय करते हुए घोड़े की रेस देख रही थी, लेकिन उसकी तिरछी नज़र अभी भी सामने बैठे शख्स पर थी, जिसे देख उसे न जाने क्यों अपने दिल में एक छोटी सी घबराहट हो रही थी। लेकिन फिर उसने इस चीज़ को इग्नोर किया तो वहीं उसका हस्बैंड उस आदमी के पास जाकर पहुंचा और अपना हाथ बढ़ाते हुए बड़े ही स्टाइल के साथ बोला, हेलो मिस्टर, थैंक यू फॉर द एक्सपेंसिव गिफ्ट। बाय द वे, आई एम डेविड हंकिंग। और इस आदमी ने क्या इंट्रोड्यूस करवाने पर सामने बैठे शख्स के होठों पर उसकी शैतानी मुस्कान और भी ज़्यादा गहरी हो गई। वह सामने खड़े शख्स के हाथ की तरफ एक नज़र देख अपनी आंखों में गॉगल्स हटाता है तो उसकी ब्राउन आंखों की चमक काफ़ी कुछ कह रही थी। अब आदमी अपनी एक आईब्रो उठाकर डेविड हॉकिंग के हाथ को देख उसे इग्नोर करते हुए बोला, विवान खन्ना, नाम तो सुना होगा और अगर नहीं सुना तो सुन लो, क्योंकि अब तुम यह नाम कभी नहीं भूल पाओगे। और यह सब सुनते ही सामने खड़ा इंसान पूरी तरह हैरान था। विवान खन्ना? वह आदमी अपने दिमाग पर जोर देकर अचानक हैरान होते हुए बोला, ओह माय गॉड, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप द ग्रेट बिजनेसमैन विवान खन्ना तो नहीं, जिनका दुनिया भर में नाम है। और सर, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। वेल, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? उस आदमी की बात सुन विवान खन्ना उसे साइड में बैठने का इशारा करता है। इसके बाद वह आदमी खुश होकर उसके बगल में बैठ गया और अब वह लोग इधर उधर की बातें करने लगते हैं। तभी वह आदमी विवान खन्ना से बोला, वैसे मिस्टर विवान खन्ना,
मैंने आपके बारे में आज तक बहुत सुना है, पर आपको यह नहीं लगता कि आपने इस लंगड़े घोड़े पर बाजी लगाकर कुछ गलती कर दी है? आई मीन, जहाँ सभी लोग बेस्ट से बेस्ट घोड़े पर बाजी लगाते हैं, वहीं आप। और यह सुनकर विवान खन्ना चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए एक नज़र दूर बैठी उसकी बीवी को देखते हुए बोला, यही तो स्पेशल फ़र्क है किस्मत पर भरोसा करने वाले और खुद की किस्मत बनाने वाले लोगों में। ध्यान से देखो मिस्टर डेविड हॉकिंग, कहने को तो यहाँ सभी विजेता बनना चाहते हैं, पर जो जीत को जीत ले वह बात सब में नहीं होती। और रही बात मेरे लंगड़े घोड़े की, तो यह मैटर नहीं करता कि उसकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ क्या है, बल्कि यह मैटर करता है कि वह अपनी पावर का इस्तेमाल कब, कहाँ और कैसे कर रहा है। और तभी तो वह विनर बनेगा, मेरी तरह। विवान खन्ना की बात को सुनकर मिस्टर हॉकिंग कन्फ्यूजन से मैदान की तरफ देखते हुए बोला, ओह रियली, आई एम सॉरी टू से मिस्टर विवान खन्ना, पर मुझे लगता है कि मैं अब तक आपके बारे में जो सुना था वह सिर्फ खोखली बातें ही हैं, या फिर इस बार आप कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। अगर नहीं तो ज़रा देखिए, मैदान में आपका घोड़ा सबसे पीछे है और लगातार 2 राउंड होने के बाद भी वह हर रेस में हार गया। जाहिर सी बात है वह अब नहीं जीत सकता, उसका जितना इम्पॉसिबल है। आप तो पूरी तरह बर्बाद हो गए मिस्टर खन्ना। ओह सॉरी, लेकिन मैं आपको टीज़ नहीं करना चाहता था, वह तो बस प्लीज़ बुरा मत मानना। डेविड हॉकिंग की बात सुन विवान खन्ना चेहरे की पर तिरछी मुस्कान लिए बोला, सॉरी की नीड नहीं है मिस्टर हॉकिंग, क्योंकि मुझे आपकी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। अगर लगता तो अब तक आप यहाँ बैठे नहीं होते। और रही बात मेरी हार या जीत की, तो यह मैटर नहीं करता कि अब तक अच्छे नंबर कौन लाया। अभी रेस में 3 मिनट का समय बाकी है और बाजी कभी भी पलट सकती है। यह भी हो सकता है कि मैं जीत जाऊं, और यह भी हो सकता है कि मेरा घोड़ा विनर बन जाए। वैसे मिस्टर विवान खन्ना, आप खुली आंखों से सपने बहुत अच्छे देखते हैं, पर आपको नहीं लगता कि यह सपना अब टूटने वाला है? क्योंकि इतने कम वक्त में किसी का भी जीतना इम्पॉसिबल है, ख़ास तौर से एक लंगड़े घोड़े के लिए। तो आप मुझे लिखवा कर ले लीजिए, यह घोड़ा कभी नहीं जीतेगा। लगी शर्त 100 करोड़ रुपए की। और यह शब्द सुनते ही मिस्टर हॉकिंग के चेहरे की मुस्कान एकदम गायब हो गई। वह हैरान होते हुए बोले, व्हाट, क्या कहा आपने? शायद मेरे कान, आपके कान बिल्कुल ठीक है मिस्टर हॉकिंग। मैंने कहा लगी शर्त 100 करोड़ रुपए की। अगर मेरा घोड़ा इस रेस में हार गया तो मैं आपके पूरे 100 करोड़ रुपए दूंगा, लेकिन अगर जीत गया तो बदले में। वैसे आपकी वाइफ बड़ी खूबसूरत है, लगता है नई नई शादी हुई है। इतना कहकर विवान खन्ना अपने चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान लाता है, जिसका मतलब समझकर मिस्टर हॉकिंग पूरी तरह हैरान था। उसने एक नज़र विवान खन्ना की नज़र को फॉलो किया। हाँ, सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ है और हम लोग हनीमून पर इंडिया आए हैं। खैर वह छोड़िए, आप मजाक बहुत अच्छा करते हैं, मुझे तो सीरियस लग रहे थे। इतना कहकर मिस्टर हॉकिंग अपनी नज़र दोबारा रेस की तरफ दौड़ते हैं, जिसे देखते ही विवान अपने हाथ की घड़ी पर देखते हुए बोला, आई एम सीरियस मिस्टर डेविड। रेस खत्म होने में सिर्फ 100 सेकंड बाकी हैं और फैसला आपके हाथ में है। इतना अच्छा मौका शायद ही आपको कभी मिलेंगे। 100 सेकंड, 100 करोड़ और दांव पर आपकी खूबसूरत बीवी। सोच कर बताइए। व्हाट, यह आप क्या कह रहे हैं मिस्टर विवान खन्ना? लगता है आप कॉन्फिडेंस में कुछ ज़्यादा ही पागल हो गए हैं। शी इज़ माई वाइफ, आई लव हर, और आप इतना घटिया मजाक क्यों? अब क्या हुआ मिस्टर हॉकिंग? अभी तो आपको अपनी बात पर इतना यकीन था, अपनी समझदारी और चुनाव पर इतना यकीन था, तो अब आपके माथे पर यह पसीने की बूंदें नज़र क्यों आ रही हैं? वैसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ऑफ़र है, सिर्फ 60 सेकंड बचे हैं और मेरा ऑफ़र अभी भी यही है। सोच लीजिए, 100 करोड़ जीतने की अपॉर्चुनिटी या फिर। और इससे पहले विवान खन्ना आगे कुछ कहता, डेविड हॉकिंग रेस के मैदान की तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए बोला, लगता है आज आपको अपने इस फैसले पर बहुत रिग्रेट होने वाला है मिस्टर विवान खन्ना। डन, वह तो वक्त ही बताएगा मिस्टर हॉकिंग कि रिग्रेट कैसे होगा। और इतना कहकर विवान खन्ना अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी को देख चेहरे पर तिरछी मुस्कान लाता है, जिसके बाद विवान खन्ना का घोड़ा, जो अब तक सबसे पीछे था और रेस लगभग कंप्लीट होने ही वाली थी, वह अब तक लंगड़ा कर चल रहा था। लेकिन अगले ही पल न जाने कैसे वह एक झटके में अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और हवा की स्पीड से तेज़ी से भी सभी को पीछे करते हुए आगे चला गया। और यह नज़ारा देख मिस्टर हॉकिंग की आंखें फैल गई। वह तुरंत ही घबराकर विवान खन्ना की तरफ देखकर बोला, यह चीटिंग है, यह घोड़ा ठीक कैसे हो गया? यह अब तक तो लंगड़ा था ना, फिर
आपने मुझे ट्रिक किया है, यह धोखा है। डेविड हॉकिंग के चेहरे पर घबराहट देख विवान खन्ना बड़े ही टेंशन के साथ अपनी जगह पर सीधा बैठते हुए सिगार की कस उसके चेहरे पर छोड़ते हुए बोला, करेक्ट योर वर्ड्स मिस्टर हॉकिंग। इसे धोखा नहीं बल्कि समझदारी कहते हैं। खुद को दूसरों से ज़्यादा सुपीरियर समझना और सामने वाले को बेवकूफ़ मान लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपनी औकात से बाहर किसी के लिए कमेंट पास करना बहुत बुरी बात है, और ख़ास तौर से तब जब तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। और अब अपने फैसले पर रिग्रेट कैसे होगा यह तुम खुद ही देख सकते हो। इतना कहकर विवान खन्ना मिस्टर हॉकिंग की आंखों में आंखें डाल अपनी तिरछी नज़र से सामने की तरफ इशारा करता है, जहां विवान खन्ना का घोड़ा जीत चुका था। और यह देखते ही मिस्टर हॉकिंग पूरी तरह घबरा गए। तभी विवान खन्ना अपनी जगह से उठकर अपने पैंट की पॉकेट में हाथ डाले बोला, वैसे सुना था 100 तुम्हारा लकी नंबर है, लेकिन अब से शायद ना रहे। मैं बहुत थक गया हूँ। आई नीड लिटिल एंटरटेनमेंट। अगले 100 सेकंड में स्टेडियम के रूम नंबर 100 में अपनी बीवी को भेज देना, और हाँ, उसे कहना इनर्स पहन कर ना आए, क्योंकि मुझे अपनी चीज़ अनरैप बहुत अच्छी लगती है। इतना कहकर विवान खन्ना अपनी आंखों पर अपना ब्लैक शर्ट संभालते हुए दूर बैठे डेविड हॉकिंग की बीवी को देख तिरछी स्माइल कर वहां से जाने लगा। तब डेविड हॉकिंग उसे पीछे से आवाज़ देते हुए घबरा कर बोला, नहीं, मैं अपनी बीवी तुम्हें नहीं दूंगा। तुमने मुझे धोखा। और इससे पहले वह आगे कुछ कहता कि तभी उसका मोबाइल फ़ोन रिंग करता है, और मोबाइल पर आ रहे मैसेज को पढ़कर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। मेरे बिजनेस पर इनकम टैक्स की रेड। मैं बैंकरप्ट हो गया। नहीं नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं बर्बाद नहीं हो सकता। यह सब तुमने किया है ना? क्यों? आखिर क्यों? कहकर डेविड हॉकिंग जोरों से रोने लगा, और विवान खन्ना से फाइट करने के लिए जैसे ही उसकी तरफ बढ़ा, तभी विवान खन्ना के लोगों ने उसे रोक लिया। उसके बाद विवान खन्ना अपने हाथों की उंगलियों से अपने लोगों को पीछे हट जाने का इशारा करता है, और वह चेहरे पर इविल स्माइल लिए बोला, बीवी को भेज देना रिग्रेट क्या होता है, समझ में आ जाएगा। और हाँ, विवान खन्ना को इंतज़ार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि उसका वक्त और चीज़ें दोनों ही बहुत कीमती होती है। इतना कहकर वह तेज़ी से वहाँ से चला गया, और उसके जाते ही डेविड बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा था। थोड़ी ही देर में डेविड की बीवी उस पर बुरी तरह चिल्ला रही थी, रो रही थी, लेकिन अब इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं था। उन लोगों को अगर जिंदा रहना था तो उन्हें विवान खन्ना की बात माननी होगी। अब वह औरत जिसका नाम स्टेला था विवान खन्ना के कमरे में पहुंची, जहां कुछ ही देर में तेजी से कमरे में सिसकियों की आवाज़ गूंजने लगी थी। वह लड़की बुरी तरह से रो रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी चीखें बता रही थी कि अंदर का माहौल किस कदर गर्म हुआ पड़ा है। देखते ही देखते कुछ घंटे बीत गए, और अब थोड़ी ही देर में विवान खन्ना एक नज़र अपने बिस्तर पर उसे बेहोश लड़की को देखता है, जिसके बदन और चेहरे की हालत काफ़ी बुरी कर रखी थी। जगह जगह काटने और खरोंचने के निशान थे, जिसे देखते ही उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान तैर गई, और अब वह अपनी कमर में टॉवल लपेट बाथरूम की तरफ बढ़ गया। तो वहीं वह लड़की जो कि मुंह के बल बेड पर पड़ी हुई थी, और उसके बदन पर कपड़े का नाम और निशान नहीं था। विवान खन्ना ने उसे ब्लैंकेट से कवर करना भी जरूरी नहीं समझा, जैसे मानो वह उसके लिए कोई खिलौना हो, जिसे इस्तेमाल करके वह बाथरूम में जा चुका था। थोड़ी ही देर में वह शावर ले रहा था, तो उसकी बंद आंखों के सामने खुशी का मासूम चेहरा घूम रहा था। उसकी खिलखिलाहट, मासूम खूबसूरत काली आंखें और गालों पर पड़ने वाले डिंपल। वह लड़की जो अपने बदन पर वाइट अनारकली सूट पहने खुले बालों के साथ तेजी से गार्डन में दौड़ रही थी। बीबो, प्लीज़ निक्की को मत बताना कि मैं यहाँ हूँ, वरना वह मुझे फिर से करेले का जूस पिला देगी। हा हा हा। इतना कहकर खुशी पास ही के कुछ झाड़ियों में जाकर छुप गई थी, जो कि फूलों के बगीचे थे, और उसे देखकर सामने बैठा एक शख्स जो कि न्यूज़पेपर की आड़ से उस लड़की की खूबसूरत आंखों को देखते हुए खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया था। मेरी स्माइली, तुम कितनी प्यारी हो। इन शब्दों के साथ ही विवान खन्ना ने एक झटके में अपनी आंखें खोली, और वह होश की दुनिया में बाहर आया। उसके बदन पर शावर का ठंडा पानी गिर रहा था, पूरा बदन भीगा हुआ था, और वह आईने के रिफ्लेक्शन में खुद को ही निहारते हुए गुस्से से दांत पीस कर बोला, अक्षय जिंदल, तूने मुझसे मेरी मोहब्बत, मेरा जुनून, मेरी स्माइली छीन ली। मैं तुझसे तेरी दुनिया छीन लूँगा। कहकर विवान खन्ना की आवाज़ में अक्षय जिंदल के लिए नफरत साफ नजर आ रही थी, तो वहीं खुशी के लिए मोहब्बत जो वह छुपाए नहीं छुप रही थी। वहीं दूसरी तरफ जिंदल विला। सामने पड़े हुए कैमरे को देख खुशी, रुद्र और एंथोनी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। यह क्या है? यह यहाँ कैसे आया? यह तो मेरा प्राइवेट स्टडी रूम है, और यहाँ मेरे अलावा मेरे खास लोग ही आ सकते हैं। इसका मतलब हम पर नज़र रखी जा रही है, और कोई है जो यहाँ तक पहुँच चुका है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, वह पकड़ा जा चुका है और अब मेरे लोगों की नज़र में है।
क्या पकड़ा गया है? लेकिन कौन और किसके कहने पर वही काम कर रहा था? उसने अपना मुंह खोला। नहीं मिस्टर रुद्र प्रताप सिंघानिया, वह पकड़ा तो जरूर गया था, पर हमने उसे वक्त पर ही खत्म कर दिया। वैसे भी हमें उससे कुछ खास पता चलने वाला नहीं था, क्योंकि इस तरह के इनफॉर्मल आमतौर पर अपने बॉस के बारे में जानते ही नहीं हैं। उन्हें बस स्लीपर सेल की तरह रखा जाता है। खैर, यह बात भी साफ है कि अगर यह यहाँ तक पहुँच सकता है तो शायद आसपास और भी लोग होंगे जो हम तक पहुँच चुके हैं। इसलिए हम अपने प्लान बी पर काम करना होगा। सबसे पहले तो हर पल चौकन्ना रहें, हमें दुश्मनों की नज़रों में है। और दूसरी बात, कहते हुए कबीर ने खुशी की तरफ देखा। उसके बाद खुशी एक कुछ परेशान हुई। लेकिन आपको यह सब कैसे पता? आप तो अभी अभी। और यह सुनकर कबीर चेहरे पर हल्की स्माइल लिए अपने बालों को बड़े स्टाइल के साथ पीछे करते हुए बोला, यही तो मेरा स्टाइल है खुशी दी। कबीर कपूर हलवा समझा है क्या? और कबीर कपूर की बात सुन रुद्र ने खुद पर फक्र करते हुए कहा, मैंने कहा था ना खुशी, एक यही है जो अब तक सब कुछ हैंडल कर सकता है। खैर कबीर, तुमने जैसा कहा मैं वह तैयारी कर रहा हूँ, तब तक तुम जाकर रेस्ट करो। इतना कहकर रुद्र वहाँ से जाने लगा जब अचानक ही रुद्र का मोबाइल फ़ोन रिंग करता है। फ़ोन रिसीव करने पर दूसरी तरफ से निकिता ने उसे कुछ ऐसा बताया जिसे सुन रुद्र के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। क्या सच? ओह वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं खुशी को इस बारे में इन्फॉर्म करता हूँ। ठीक है, गौरी और सभी बच्चों का ख्याल रखना। इतना कहकर रुद्र ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी, जिसके बाद खुशी थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोली, क्या बात है रुद्र, किसका फ़ोन था? खुशखबरी है खुशी, गौरी और शिवाय को एक प्यारी सी बेटी हुई है। सिजेरियन डिलीवरी है, इसलिए वह लोग अभी हॉस्पिटल में हैं। और यह सुनते ही खुशी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। एंथोनी भी बहुत खुश था। देखते ही देखते 2 दिन का वक्त गुजर गया। खुशी के पैर अब काफ़ी हद तक ठीक हो गए थे। आज कंपनी के सीईओ की मीटिंग थी, जिसमें कुछ बड़े बिजनेस पार्टनर्स भी आने वाले थे और आज खुशी का ऑफिस जाना जरूरी था, इसलिए वह भी ऑफिस के लिए निकल गई। इस वक्त उसके साथ उनके बेस्ट असिस्टेंट राजीव दीक्षित और कबीर कपूर भी मौजूद था। डॉक्टर अर्जुन बजाज लोगों का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए अक्षय जिंदल के रूप में किसी फॉरेन मीटिंग के लिए निकल गए थे। इस वक्त रुद्र उन्हें फॉलो कर रहा था और एंथोनी किसी इलीगल मीटिंग के लिए गया था। खुशी की मीटिंग एक 5 स्टार होटल में थी। वह थोड़ी देर में अपनी टीम के साथ होटल पहुंच चुकी थी, जहां वह आगे आगे चल रही थी और उसके पीछे कबीर और रुद्र उसे फॉलो कर रहे थे। कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ वह आगे बढ़ ही रही थी जब अचानक उसकी नज़रें किसी पर गई। खुशी की मीटिंग एक 5 स्टार होटल में थी। वह थोड़ी देर में अपनी टीम के साथ होटल पहुंच चुकी थी, जहां वह आगे आगे चल रही थी और उसके पीछे कबीर और रुद्र उसे फॉलो कर रहे थे। कुछ सिक्योरिटी गार्ड के साथ वह आगे आगे बढ़ी ही थी जब अचानक उसकी नज़र किसी पर गई और उसके कदम उसी जगह रुक गए। दरअसल उस 5 स्टार होटल के बीचों बीच एक बूढ़ा शख्स है, जिसकी उम्र लगभग 75 साल होगी। अपने सामने खड़ी लगभग 70 साल की बूढ़ी औरत को घुटनों के बल बैठकर प्रपोज कर रहे थे। उनके हाथ में एक रिंग थी। जहां बूढ़े आदमी ने अपने बदन पर 5 पीस ब्लैक सूट पहन रखा था, तो वहीं औरत ने एक 1 पीस मीडी पहन रखी थी। यह नज़ारा देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, जो सिर्फ खुशी ही नहीं बल्कि आसपास से गुजर रहे सभी लोगों की आंखों को भा रहा था। अलीन, विल यू मैरी मी? प्लीज डोंट डिनाय स्वीट हार्ट। बूढ़े आदमी की बात को सुनकर वह बूढ़ी औरत बड़ी मुश्किल से अपनी धीमी आवाज़ में बोली, नो वे, तुमने बहुत देर कर दी एलेक्स। अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। भला यह दुनिया वाले क्या कहेंगे? इतना कहकर बूढ़ी औरत जाने को हुई जब एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 25 साल होगी, बदन पर 1 पीस ब्लैक ड्रेस पहने, हल्के करली ब्लैक हेयर, चेहरे पर लाइट मेकअप, अपनी कमर पर हाथ रखे बूढ़े शख्स पर चिल्लाते हुए बोली, हे यू मैन, तुम्हें शर्म नहीं आती इस उम्र में यह सब काम करते हुए? मैं कहती हूँ अपना यह ड्रामा बंद करो और चुपचाप मेरे साथ घर चलो, वरना। इतना कहकर वह लड़की बूढ़े को जबरदस्ती पकड़कर उठाते हुए उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगी। जब खुशी, जो यह नज़ारा चेहरे पर प्यारी सी स्माइल लिए देख रही थी, जल्दी से आगे जाकर उस लड़की का हाथ बूढ़े आदमी से छुड़ाते हुए गुस्से से बोली, ए लड़की, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनके साथ इस तरह बदतमीजी करने की? अरे किया ही क्या है इन्होंने? प्यार ही तो कर रहे हैं, इसमें बुरा क्या है? तुम जैसे बेवकूफ़ बच्चे
कभी भी अपने माँ बाप का दर्द और इमोशंस नहीं समझ पाते। लेकिन आंटी, आप दुनिया वालों की चिंता क्यों कर रही हैं? कम से कम आप उनकी आंखों में अपने लिए प्यार तो देखिए। बेचारे इस उम्र में भी आपसे किस तरह अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं। और दुनिया वालों का क्या है आंटी, वह तो बातें करते रहेंगे। आपने वह गाना नहीं सुना? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत ना जाए रहना। देखो गाना गाते गाते बह रहे हैं मेरे नैना। आंटी प्लीज, अब आप ज़्यादा मत सोचिए। अंकल के प्यार को एक्सेप्ट कर लीजिए। वैसे भी कहने को तो लोग कहते हैं कि ज़िंदगी 4 दिन की है, लेकिन आप लोगों के मामले में यह बात बिल्कुल फिट बैठती है। क्या पता अंकल आपका प्यार का इंतज़ार करते करते ही टाइम टाइम बोल जाएं। 4 दिन की ज़िंदगी है, बिता लो साथ में। चलो अब ज़्यादा भाव मत खाओ, हाँ कह भी दो आंटी। कहते हुए खुशी बड़े प्यार से बूढ़ी औरत को बूढ़े अंकल के सामने खड़ा करती है और खुशी की बात को सुनकर आसपास खड़ी सभी पब्लिक जोर जोर से शोर मचाते हुए आंटी को हाँ कहने के लिए कहते हैं। से यस, से यस, से यस। पब्लिक बहुत जोर जोर से शोर मचा रही थी कि तभी बूढ़ी औरत मासूम सा चेहरा बनाकर आसपास से देखते हुए खुशी से बोली, अच्छा ठीक है, मैं हाँ कह देती हूँ, बट व्हाट अबाउट हिज वाइफ? क्या वह इसे तलाक देने के लिए तैयार है? बूढ़ी औरत की बात सुनते ही खुशी हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। वाइफ? क्या आप इनकी वाइफ नहीं हैं? क्या इनकी वाइफ अभी भी जिंदा है? हे राम जी, यह तो बहुत बुरा हुआ। अब इस उम्र में उस बेचारी बूढ़ी औरत को तलाक देकर भी क्या फ़ायदा? बेचारी इस उम्र में कहाँ कहाँ भटकती फिरेगी। खुशी मासूम सा चेहरा बना लेती है। उसे बूढ़े आदमी की वाइफ से बहुत सिंपैथी हो रही थी कि तभी खुशी के पीछे खड़ी लड़की गुस्से से कमर पर हाथ रख खुशी के कंधे पर टैप करती है। एक्सक्यूज मी, क्या यहाँ मेरे बारे में बात हो रही है? खुशी तुरंत अपना कंधा झटक मुंह बनाते हुए, अरे तुम चुप रहो, यह तुम्हारे बारे में नहीं, बूढ़े अंकल की बीवी के बारे में बात हो रही है। बेचारी कितना मुश्किल रहा होगा उनके लिए, एक ऐसे आदमी के साथ इतने साल बिताना जो उनसे प्यार ही नहीं करता था। और अंकल ने भी कितनी मुश्किल से सरवाइव किया होगा। शायद उनकी अरेंज मैरिज होगी। बेचारे फैमिली के प्रेशर में बिना मर्जी कहीं शादी करनी पड़ गई होगी। बेचारी बूढ़ी आंटी, मुझे तो यह समझ नहीं आता कि आखिर माँ बाप ऐसा करते क्यों हैं। बच्चों की खुशी का ख्याल भी नहीं रखते, ज़बरदस्ती उन्हें किसी के भी पल्ले बांध देते हैं और फिर पूरी लाइफ उसे स्ट्रगल करना पड़ता है। खुद तो उनकी शादी करके कुछ सालों बाद निकल लेते हैं पतली गली से राम जी के पास। और देखो, बिना प्यार की शादी का नतीजा तुम जैसी औलादें जिन्हें उनके प्यार से कोई मतलब ही नहीं है। मुझे तो इन अंकल आंटी के अलावा उन बेचारी बूढ़ी आंटी के लिए भी बुरा लग रहा है। कहते हुए खुशी दुखी सा चेहरा बना लेती है। जब उसकी बात का मतलब समझकर वह लड़की गुस्से से लाल पीले होते हुए नाक फुलाकर दांत पीसते हुए बोली, ओ हेलो, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनकी वाइफ को बूढ़ा कहने की, बिना उन्हें देखे जाने और समझे? तुम्हें पता है वह कितनी ब्यूटीफुल है और कितनी यंग? ए पागल लड़की, तू मेरा दिमाग मत खा। एक तो तुम अपने दादाजी के बारे में बिल्कुल भी सोचते नहीं हो, ऊपर से यहाँ मुझसे बहस कर रही हो। आखिर तुम हो कौन? इनकी बीवी? हाँ तो उनकी बीवी हो तो अपने घर। खुशी फ्लो फ्लो में यह कह गई, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वह झटके से शॉकिंग रिएक्शन देते हुए, व्हाट? क्या कहा तुमने? जरा फिर से कहो। लगता है मेरे कान खराब हो गए हैं, मैंने पोती की जगह इनकी बीवी सुन लिया। खुशी बेचारी अपने कान में उंगली डालकर कान साफ करने लगी। जब वह लड़की गुस्से से उसे घूरते हुए एक बार फिर अपनी बात कन्फर्म करती है, कान बिल्कुल ठीक हैं तुम्हारे, तुमने बिल्कुल सही सुना, मैं इनकी बीवी, पोती नहीं। यह ठरकी बूढ़ा मेरा पति है, और सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि मुझसे पहले भी इसने 4 शादियां की हैं। इसकी कोई बीवी या तो इसकी हरकतें देखकर भाग जाती है या फिर सुसाइड कर लेती है, और आज यह अपने कॉलेज की कर्स यानी कि अपनी इस 5वीं गर्लफ्रेंड को मनाने आया था। एंड फॉर काइंड योर इन्फॉर्मेशन, इन बूढ़ी आंटी के हस्बैंड भी अभी तक जिंदा है और फिर भी यह बूढ़ा इनके पीछे पड़ा है। लड़की की बात को सुनकर खुशी की आंखें फटी की फटी रह गई। वह हैरानी से अपना चेहरा घुमाकर बूढ़ी आंटी की तरफ देख रही थी। 25 साल की बीवी, 4 शादी, 5वीं गर्लफ्रेंड, हस्बैंड भी जिंदा है। खुशी बेचारी को अचानक ही चक्कर आने लगे थे और वह अपना सर पकड़कर अचानक ही गिरने वाली थी, जब उसने किसी तरह खुद को संभाला और लड़की से अपनी गलती की माफ़ी मांगते हुए बोली, ओह आई एम सॉरी, मुझे लगा था कि, लेकिन यह सब मेरी गलती नहीं है। यह तो इस बूढ़े
1 मिनट। अब खुशी जल्दी से अपने हाथ के ग्लव्स ठीक करते हुए गुस्से से बूढ़े आदमी का कॉलर पकड़ती है और दांत पीसते हुए बोली, साले बूढ़े, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं और चला है अखरोट चबाने। अरे शर्म करो, कब्र में पैर लटके हैं तुम्हारे और दिल देखो आशिकाना हो रहा है। मैं कहती हूँ चुपचाप अपनी बीवी के साथ घर चले जाओ, वरना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। फिर व्हील चेयर पर बैठकर इश्क फरमाना। साला हौसी दरिंदा, बेबीज के साथ खेलने की उम्र में बेबस के साथ खेलना चाहता है। ठरकी बूढ़ा, दिल तो करता है कि अभी के अभी अपने लोगों से कहकर तेरा औजार उड़ा दूं, उसके बाद तुझे गंजा करके सारे शहर में घुमाऊं। लेकिन अफसोस की बात है कि तेरे उजड़े चमन पर एक भी बाल नहीं है, जिस्म पर खाल नहीं है और औजार वह भी बेहाल ही पड़ा होगा। तभी खुशी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह धीरे से लड़की के कानों के पास झुककर बोली, यह लास्ट पॉइंट सही था ना? हाँ हाँ बिल्कुल, वह तो तीसरी शादी के बाद ही इसके औजार में जंग लग गया था। यह जानने के बाद ही तो मैंने इससे शादी की थी, लड़की ने धीरे से खुशी से कहा, जिसे सुनकर खुशी की आंखें फिर से हैरानी से बड़ी हो गई। लेकिन फिर वह अपने काम पर कंसंट्रेट करते हुए वापस बूढ़े को आंखें दिखाते हुए बोली, हाँ तो मजनू के दादाजी, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? आपका अंग अंग तोड़ दिया जाए? जल्दी जल्दी जवाब दो, टाइम नहीं है मेरे पास। अपनी इस ब्यूटीफुल बीवी के साथ शादी का रिश्ता निभाते निभाते कब्र तक जाना है या कब्र को ही यहीं खुदवाना है? खुशी बूढ़े आदमी के कॉलर को पकड़कर जोर जोर से हिला रही थी। इसके बाद बूढ़ा आदमी घबराकर अपने हाथ जोड़ते हुए बोला, नो नो, मुझे अपनी ब्यूटीफुल वाइफ के साथ रहना है। डार्लिंग, माय स्वीट हार्ट, प्लीज मुझे अपने साथ ले जाओ, वरना यह पागल औरत मुझे मार देगी। अब आए ना लाइन पर, कहकर वह लड़की बूढ़े आदमी का टाई पकड़कर उसे खींचकर अपने साथ ले जाने लगी। और अब खुशी बूढ़ी आंटी की तरफ पलटकर घूरती है, जिसके बाद बूढ़ी आंटी भी जल्दी से अपनी छड़ी संभालते हुए वहां से निकल गई। और अब यहाँ का तमाशा खत्म होते ही खुशी नाक फुलाते हुए अपनी कमर पर हाथ रख लेती है। और अब वह जैसे ही राजीव और कबीर के सामने आई, वह दोनों अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी कंट्रोल कर रहे थे, जिन्हें खुशी गुस्से से एक लुक देती है। खबरदार, अगर यह दांत बाहर निकाले तो सारे के सारे बाहर आ जाएंगे। चुपचाप मीटिंग के लिए चलो, बहुत देर हो गई है। इतना कहकर वह पैर पटकते हुए आगे निकल गई, इस बात से अनजान कि कुछ ही दूरी पर एक बड़े से पिलर के पीछे छुपी हुई नीली आंखें बस उसी पर टिकी हुई थी। और खुशी के अभी के एक्शन को देखकर वह इंसान खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अचानक ही वह आदमी तुरंत अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगा। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि डेविल था, जो खुशी का पीछा करते हुए यहाँ आया था। काफ़ी देर तक अपने आप में ही लोटपोट होने के बाद डेविल को इस बात का ख्याल ही नहीं रहा कि ना जाने कितने अरसे बाद वह खुलकर हंसा था। तो वहीं दूसरी तरफ खुशी अपने बिजनेस मीटिंग अटेंड कर रही थी कि तभी राजीव का मोबाइल फ़ोन रिंग करता है। इसके बाद राजीव फ़ोन पर बात करने के लिए मीटिंग रूम से बाहर निकल गया। हेलो, हाँ बोलो, क्या खबर है? वट, लेकिन यह कैसे हुआ? कहाँ थे तुम सब निकम्मों? मैं एक एक को गोली मार दूंगा। मैं कुछ नहीं जानता। जल्दी जल्दी से उनका पीछा करो और पता लगाने की कोशिश करो कि वह लोग गए कहाँ। अगर अपनी जान बचाने चाहते हो तो मुझे वह लोग किसी भी कीमत पर चाहिए, अंडरस्टैंड? चप्पे चप्पे पर फैल जाओ, हर जगह की नाकाबंदी कर दो और जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है इन्फॉर्म करो। इतना कहकर राजीव ने गुस्से से कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अब राजीव काफ़ी परेशान था। वह घबराकर अपने माथे पर हाथ फेरते हुए अपने आप से बोला, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कवीन को अगर इस बारे में पता चलेगा तो? नहीं नहीं, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मुझे जल्दी ही मामले को ठीक करना होगा और इसके पीछे किसका हाथ है पता लगाना होगा। लेकिन कवीन को यहाँ छोड़कर भी तो नहीं जा सकता। हाँ, कबीर कपूर, मुझे उन्हें इन्फॉर्म कर देना चाहिए, यह ठीक रहेगा। इतना कहकर राजीव कबीर कपूर को मैसेज सेंड करता है, जिसे पढ़ते ही कबीर कपूर थोड़ा कंफ्यूज होते हुए अपने आप से, यह राजीव मुझे अर्जेंटली बाहर क्यों बुला रहे हैं? सब ठीक तो है? कबीर ने अपनी नज़र घुमाकर खुशी की तरफ देखा, जो मीटिंग में बिजी थी। खुशी दी मीटिंग अटेंड कर रही हैं, तब तक देखकर आता हूँ। अब कबीर भी मीटिंग रूम से बाहर निकल गया और उसके बाहर जाते ही खुशी के मोबाइल पर एक वीडियो फोटोज किसी अननोन नंबर से सेंड होती है, जिसमें प्ले हो रही वीडियो को देखकर खुशी की आंखें फैल गई। और इससे पहले वह कुछ रिएक्ट करती, अगले ही पल मोबाइल फ़ोन पर एक मैसेज पॉप अप करने लगा, जिसे पढ़ते ही खुशी के हाथ पैर कांपने लगे। उसे लगभग चक्कर आ रहा था, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वह अचानक ही गिरने को हुई। जब उसने तेजी से टेबल पकड़ लिया, उसके हाथ से मोबाइल फ़ोन छूटकर फ्लोर पर गिर गया था और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
तभी मीटिंग रूम में मौजूद लोगों की नज़र उसके चेहरे के रिएक्शन पर गई। इस वक्त उसके सामने कोई और नहीं बल्कि अयान खन्ना था, जो खुशी के चेहरे के बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन को देख थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोला, मिसेज जिंदल, व्हाट हैपन? आर यू ऑल राइट? अयान खान खुशी की तरफ बढ़ा ही था जब खुशी एक झटके में अपनी जगह से उठकर लड़खड़ाती आवाज में घबराकर वहां से भागते हुए बोली, मीटिंग इज ओवर। अब खुशी के पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे, बल्कि वह पागलों की तरह कैबिन से निकलकर बाहर की तरफ भागी। तो वहीं कैबिन के बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड खुशी को इस तरह भागते हुए देख जल्दी से अलर्ट होते हैं। वह उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। क्वीन, क्वीन स्टॉप क्वीन, हेलो टीम अलर्ट, हेलो टीम अलर्ट, क्वीन बाहर की तरफ भागी है, उन पर नजर रखो, उन्हें यहाँ से बाहर जाने मत दो। वह लोग वोकी टोकी पर एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन दे रहे थे और अगले ही पल यह इन्फॉर्मेशन कबीर और राजीव को भी मिल चुकी थी। ओ सिट, ऐसा नहीं होना चाहिए था, जल्दी से रोको उन्हें, उनकी जान पर खतरा है। कहते हुए कबीर जल्दी से दूसरी तरफ भागा। जब राजीव उसे घबराया हुआ देख उसके पीछे भागते हुए बोला, मिस्टर कबीर, व्हाट हैपन? आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? घबराने वाली बात है, खुशी दी मीटिंग छोड़कर होटल से बाहर भागी है। मुझे डर है कहीं उन्हें वह इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिल गई। अगर ऐसा हुआ तो वह खुद को ही खतरे में डाल लेंगी। ओ नो, यह तो बहुत बुरी इन्फॉर्मेशन है, हमें जल्दी से अलर्ट होना होगा। राजीव दौड़ते हुए अपने लोगों को इन्फॉर्म कर सभी रास्ते ब्लॉक करवा देता है। तो वहीं दूसरी तरफ खुशी जल्दी से रोते हुए होटल से बाहर एक सड़क की तरफ आई, जहां एक गाड़ी पहले से ही उसका वेट कर रही थी। खुशी जल्दी से उस गाड़ी में बैठ गई, जिसके बाद वह गाड़ी अचानक ही हवा से बातें करने लगी। कुछ ही देर में वह गाड़ी जंगल की तरफ मुड़ गई और अगले ही पल जंगल के बीचों बीच एक पहाड़ी किले पर एक हेलीकॉप्टर था, जहां जाकर खुशी हेलीकॉप्टर में बैठ गई और अब वह हेलीकॉप्टर हवा की ऊंचाइयों पर था। इस दौरान खुशी लगातार रो रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ खुशी के होटल कॉन्फ्रेंस रूम से निकलते ही बिजनेसमैन अयान खान ने तुरंत अपना मोबाइल निकालकर किसी को इन्फॉर्म करते हुए बताया, खुशी अक्सर जिंदल अभी अभी बिना सिक्योरिटी के होटल से बाहर निकली है। इससे अच्छा मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। मुझे किसी भी कीमत पर वह मेरे अड्डे पर चाहिए। और हाँ, याद रहे, खबरदार जो किसी के हाथ लगे, क्योंकि उसके बाद तुम्हें मरने से मैं भी नहीं बचा सकता। मेरा नाम कहीं भी नहीं आना चाहिए, वरना तुम्हारी सातों पुश्तों को मैं बर्बाद कर दूंगा। तभी दूसरी तरफ से किसी ने कुछ कहा, जिसे सुनकर उसके चेहरे पर इविल स्माइल आ गई। कीमत वह जो तुम चाहे, काम वो जो मैं चाहूँ। फिक्र मत करो, अगर यह काम हो गया तो तुम्हें ज़िंदगी भर कोई और काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना कहकर उसने अपनी कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और अब वह अपनी आंखें छोटी कर गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, रूही के बारे में पता करने की इतनी कोशिश की, लेकिन उसे दिन की मुलाकात के बाद न जाने उसे आसमान खा गया या ज़मीन निगल गई। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे सिर्फ खुशी अक्सर जिंदल ही दे सकती है, और यह इन्फॉर्मेशन उसे मुझे देनी ही होगी। रूही डार्लिंग, अब तुम मुझसे बचकर नहीं निकल सकती। मेरा बेटा, मेरा रूहान, तुमने उसे मुझसे दूर रखकर अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, जिसका खामियाजा तुम्हें एक बार फिर मेरी कैद में होकर चुकाना होगा। तुम्हें तो मैं किसी भी कीमत पर हासिल करके रहूँगा, जाने मन। इतना कहकर उसके होठों पर एक एविल स्माइल थी और अब वह तेजी से होटल से बाहर निकल गया। कुछ घंटे बाद उसकी गाड़ी एक बहुत ही खूबसूरत फार्म हाउस के आगे आकर रुकी। आसपास सिक्योरिटी की लगभग एक लंबी टीम, जिसमें गिनती के 5 या 6 बॉडीगार्ड होंगे, जिनके हाथों में फुल लोडेड गन और आंखों पर गोगल्स थे। फार्म हाउस में पहुंच रहा है, वह अपनी आंखों पर ब्लैक साइड संभालते हुए उंगली के एक इशारे से पीछे आ रही सिक्योरिटी टीम को कुछ ऑर्डर करता है, जिसके बाद वह एक आलीशान कुर्सी पर जाकर बैठ गया और वह अपना ड्रिंक का ग्लास बना रहा था, जब उसके कानों में किसी के दर्द से चीखने की आवाज़ आ रही थी, जिसे सुनकर उसके होठों को मुस्कान और डार्क ग्रीन आंखें जो चमक रही थी, वह इस शैतानियत के साथ अपने ग्लास में ड्रिंक सर्व करते हुए एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखे शान से बैठा और शराब के ग्लास को हल्के हल्के हिलाते हुए सामने की तरफ देखने लगा, जहाँ एक शख्स, जिसे लोहे की बेड़ियों से बंधे हुए घुटनों के बल उसके सामने बैठाया गया था। उसके बदन पर जगह जगह जख्मों के निशान थे और उन जख्मों से खून बह रहा था। कई जगह तो निशान नीले पड़ चुके थे। आंखें और गाल पूरी तरह सूज चुके थे। होठों के किनारे फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए और कपड़े फटे हुए। उस इंसान की हालत बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी।
उसकी आंखों में दर्द था और उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वह अपनी आंखें ठीक से खोलकर सामने बैठे अयान खान को देख सके। जब अयान खान उसकी दयनीय हालत को देख होठों पर ईविल स्माइल लिए बोला, तो कैसे हो डॉक्टर समीर अली? आई होप हमारी खातिरदारी से तुम बहुत खुश होगे। तो कैसा लग रहा है तुम्हें हमारी इस कैद में? कोई कमी तो नहीं है? अगर है तो बता दो, हम उसे भी बहुत जल्द पूरा कर देंगे। अयान खान की बात सुन सामने घायल शख्स, जो कोई और नहीं डॉक्टर समीर अली थे, दर्द भरी आवाज़ में उसे घूरते हुए बोले, तुम्हें जितना सितम करना है कर लो, लेकिन मुझसे कुछ जान नहीं पाओगे। सबसे पहली बात, मुझे नहीं मालूम कि रूही कहाँ है, और दूसरी बात, अगर मालूम होता भी तो भी तुम्हें कभी नहीं बताता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वह एक बार फिर तुम जैसे शैतान के हाथ लग जाए। लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुनो अयान खान, तुम आग से खेल रहे हो। शायद यह खुदा का ही करिश्मा है जो उसने रूही के जख्म और तकलीफ को मलहम लगाने के लिए कुछ फरिश्तों को भेजा है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है वह जिन लोगों के साये में है वह किस हद तक पावरफुल है। अरे उनके सामने अगर तुम जैसा एक अयान खान तो क्या 100 अयान खान भी खड़े हो जाएं तो उनका एक बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे, समझे तुम? रूही और रूहान तक पहुंचना तो दूर की बात है, तुम उनका साया भी हासिल नहीं कर पाओगे। डॉक्टर समीर अली की बात सुन अयान खान की आंखों में गुस्सा सा और नफरत उतर आई थी। वह जो कि शराब के ग्लास का मुंह लगाकर उसकी सिप ले रहा था, गुस्से से दांत पीसते हुए एक झटके में अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और शराब के ग्लास को पटकते हुए चिल्लाकर बोला, ख्वाब है तुम्हारा यह, माना कि वह लोग बहुत अमीर और पावरफुल है, लेकिन अयान खान के तेज दिमाग के आगे उनके एक नहीं चल सकती, और यही दिन दिखाने के लिए मैंने तुम्हें अब तक जिंदा रखा है। बहुत हमदम बनते हो ना तुम मेरी, ओ सॉरी, अपनी सीक्रेट लव रूही कुरैशी के मोहब्बत करते हो ना उससे तुम, और इसीलिए इतना दर्द सहने के बाद भी तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो। सच कहूँ तो आई लाइक इट, मुझे अच्छे लगते हैं वह लोग जो जल्दी टूटते नहीं हैं, क्योंकि जो खिलौने आसानी से टूट जाएं उनके साथ खेलने का हमारा दिल नहीं करता। और अब रूही के बाद तुम ही तो मेरा फेवरेट खिलौना हो, और तुम्हारी यह जो दर्द भरी सांसें चल रही हैं ना, तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द तुम्हारी उसे प्यारी रूही के सामने ही मैं तुम्हें मौत के घाट उतारूंगा, ताकि उसकी आंखों में दर्द तकलीफ और उसकी चीख सुनकर मुझे सुकून मिले। चाहता तो अभी तुम्हारा खेल ख़त्म कर देता, पर तुम्हें अकेले में मारकर वह सुकून नहीं मिलेगा जो मुझे उसकी आंखों में दर्द देखकर मिलता है। तुम मुझसे मौत की भीख मांगोगे, वह मेरे सामने रोएगी, गिड़गिड़ाएगी और जूतों पर नाक रगड़कर तुम्हारी ज़िंदगी के लिए खुद को मेरे सामने फना करने की गुजारिश करेगी, जैसे पहले किया करती थी, कभी अपने उस हरामखोर अपाइज भाई के लिए तो कभी खुद के लिए। बस यही तो देखना है मुझे। और अयान खान की बात को सुनकर डॉक्टर समीर अली, जो कि दर्द से लगभग तड़फ रहे थे, इसके बावजूद अपने होठों पर एक स्माइल लिए उसे दया भरी नज़र से देखते हुए बोले, वह तो वक्त ही बताएगा कि कौन रोता है और कौन गिड़गिड़ाता है। और सच मानो यही दिन देखने के लिए अब मैं भी जिंदा हूँ। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहूँगा, मुझे दया आती है तुम जैसे बेवकूफ़ इंसान पर, जिसे सच्ची मोहब्बत तो मिली पर नसीब ना हुई। तुमने हीरा ठुकराकर पत्थर को अपने गले लगाया है, ठोकर तो तुम्हें लगेगी, पर अफसोस तब तक बहुत देर हो जाएगी। और डॉक्टर समीर अली की बात को सुनकर अयान खान का खून खोलने लगा था। समीर अली के चेहरे पर एक लात मारते हुए चिल्लाकर अपने लोगों को ऑर्डर देता है, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। तुम्हें मुझ पर दया आती है, मुझ पर, अयान खान पर? बेवकूफ़ी है तुम्हारी। वादा करता हूँ मैं कि तुम्हारी ज़िंदगी को इस कदर हैल बना दूंगा कि अब तुम पर सारी दुनिया तरस खाएगी। ले जाओ इसे और ले जाकर इसे इसकी औकात दिखाओ। साला मुझ पर दया करेगा, माय फुट। इतना कहकर अयान खान गुस्से से डांट रहा था, तो वहीं उसकी लात लगने के कारण समीर अली घायल कंडीशन में पीछे की तरफ जा गिरे, और अब कुछ सिक्योरिटी गार्ड उन्हें दोबारा घसीटते हुए बेसमेंट की तरफ ले गए। इधर दूसरी तरफ अयान खान गुस्से से तिलमिलाए हुए फार्म हाउस के ही एक कमरे में आया, जहाँ कमरे में एक आलीशान बेड लगा हुआ था। यह कमरा दिखने में काफ़ी खूबसूरत था, लेकिन इसके अलावा पूरे कमरे में दीवारों पर एक खूबसूरत सी लड़की की तस्वीरें लगी हुई थी। वह सभी तस्वीरें जो कि किसी 10 साल की उम्र से लेकर 18 साल तक की खूबसूरत सी लड़की की थी, जिसकी हर फोटो में उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान और आंखों में चमक थी, और उसके साथ ही हर फोटो में मौजूद उससे लगभग 5-6 साल छोटा बच्चा। वह दोनों दिखने में काफ़ी हद तक एक जैसे थे, उनके फेशियल फीचर भी एक दूसरे से काफ़ी हद तक मिल रहे थे।
उस फोटो को देख अयान खान के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और आंखों में दर्द। वह धीरे से अपने कदम एक फोटो की तरफ बढ़ाकर उसे अपने हाथों से सहलाने लगा और तभी उसके कानों में किसी के खिलखिलाने की आवाज़ आई। अयान, प्लीज़ आप हमें इस तरह तंग ना कीजिए। जाकर अपने कमरे में खेलो, हमें पढ़ाई करनी है। उस लड़की की आवाज़ सुन एक छोटा सा बच्चा तुतलाते हुए बोला, नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, हमें आपके साथ खेलना है। प्लीज़ हमारे साथ खेलिए ना आपा, हमारे अकेले दिल नहीं लगता। इतना कहकर वह बच्चा मासूम सा चेहरा बना लेता है, जिसके बाद उस लड़की के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और वह अपनी किताबों को साइड रख उसके चेहरे को हाथों में थाम माथे पर प्यार से किस करते हुए बोली, आप नहीं मानेंगे ना? चलिए ठीक है, खेलते हैं। यह सुनते ही उस छोटे से बच्चे के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान खिल गई। वह अचानक खुशी से उछलते हुए खुश होकर बोला, आपा हमारे साथ खेलेंगी? आपा आप बहुत बहुत अच्छे हो, आई लव यू। अच्छा जी, आपा को मक्खन लगाया जा रहा है? वेरी बदमाश, आई लव यू मेरा क्यूटू। इतना कहकर वह लड़की प्यार से मुस्कुराते हुए उसे अपने सीने से लगा लेती है। अब दोनों ही भाई बहन खेलने लगे थे। इन बातों को याद कर अयान खान की आंखों में दर्द उतर आया था। आई लव यू आपा एंड आई मिस यू। देखिए, आपका अयान अब तक आपको नहीं भूला है और आपका गुनहगार को सजा देने के लिए वह अपनी जी जान लगा देगा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा आपा, किसी को भी नहीं। उसे अपनी आखिरी सांस तक आपके दर्द का हिसाब देना होगा। इतना कहकर अयान खान गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी कस दीवार पर लगी एक दूसरी फोटो को पंच मारता है। इसके बाद उस फोटो में लगा हुआ कांच का फ्रेम टूटकर चकनाचूर हो चुका था और वह फोटो फ्लोर पर गिर गया। इस फोटो को देख अयान खान की आंखों में नफरत थी। यह फोटो किसी और की नहीं बल्कि रूही की थी। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी नहीं। तुम लोगों को अपने गुनाह की हिसाब देना होगा। इतना कहकर वह गुस्से से तिल मिलाए हुए तेजी से उस कमरे से बाहर निकल गया और थोड़ी ही देर बाद वह अपनी गाड़ी में बैठ खुद ही लहूलुहान हाथों से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर उसके बाल बिखरे हुए थे, डार्क ग्रीन आंखें जिसमें न जाने किस तरह के एहसास थे, चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन। गाड़ी ड्राइव करते हुए रूही के पेस पर याद कर रहा था, जिसे याद करते हुए ना जाने उसके अंदर क्या एहसास हुए। उसने तुरंत अपना मोबाइल फ़ोन निकालकर किसी को कॉल किया और उसे ऑर्डर देते हुए कहा, तुम्हारे लिए एक बॉक्स भेजा है, उसमें जो ड्रेस है उसे पहनकर रेडी रहो, मैं आ रहा हूँ। अयान खान की बात को सुन दूसरी तरफ से एक लड़की हैरान होते हुए शॉकिंग रिएक्शन दे बोली, वाट अभी? नो, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं इस वक्त अपनी मॉडलिंग फ़ोटो शूट में हूँ। लगता है तुमने ठीक से सुना नहीं रिया। मैंने कहा रेडी रहो, अंडरस्टैंड? एंड यू नो वेरी वेल आई डोंट वांट हेयर एनी एक्सक्यूज एंड आई डोंट रिपीट माई वर्ड। इतना कहकर वह तुरंत ही अपनी कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और उसकी बात को सुनकर वह लड़की, जो कोई और नहीं बल्कि रिया थी, गुस्से से दांत पीसते हुए अपना फ़ोन फ्लोर पर पटक चिल्लाकर बोली, यह समझता क्या है अपने आप को? जब जी चाहे ऑर्डर देता है। मैं तंग आ गई हूँ इसकी फेटेंसी पूरी करते करते। इतना कहकर वह गुस्से से पैर पटकते हुए तेजी से अपने सेट से बाहर निकली और थोड़ी ही देर बाद वह गाड़ी में थी। उसकी गाड़ी तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी और उसकी आंखों में किसी लड़की का चेहरा किसी फिल्म के रील की तरह चल रहा था। अरे वाह रूही, तुम्हारी यह ड्रेस तो बड़ी खूबसूरत है, काश मेरे पास भी इतनी महंगी ड्रेस हो पाती। यह शब्द लगभग 13 साल की लड़की के थे, जिसे सुनते ही उसके सामने खड़ी उसकी ही उम्र की लड़की स्माइल करते हुए बोली, हाँ वह तो है और होगी भी, क्यों नहीं। यह ड्रेस हमारे मामू जान ने जो दिलाई है। वैसे यह ड्रेस हम 2 बार पहन चुके हैं, अगर तुम्हें पसंद है तो तुम रख सकती हो। इतना कहकर वह स्माइल करते हुए अपनी ड्रेस उसकी तरफ बढ़ा देती है और उसकी बात को सुनकर वह 13 साल की लड़की खुश होते हुए, और रियली थैंक यू सो मच रूही, तुम कितनी अच्छी हो, तुम हमेशा अपनी चीज़ें मेरे साथ शेयर करती हो, मैं इसे एक बार ट्राई करती हूँ, ओके। इतना कहकर वह लड़की, जो कोई और नहीं बल्कि रिया थी, वह ड्रेस लेकर जल्दी से चेंजिंग रूम में भागी। थोड़ी ही देर में वह ड्रेस पहनकर रूही के सामने आकर खड़ी हुई। यह एक बहुत ही खूबसूरत लाइट बेबी पिंक कलर का गाउन था। रिया जल्दी से गोल गोल घूमते हुए रूही को अपनी फ्रॉक दिखाते हुए बोली, रूही जरा देखो कैसी लग रही हूँ मैं। यह गाउन तो बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल किसी प्रिंसेस। कहते हुए अचानक ही रिया की नज़र कमरे में लगे हुए बड़े से ड्रेसिंग मिरर पर गई तो वहाँ अपनी फ्रॉक पर पीछे एक छोटा सा दाग देखकर हैरान हो गई। वह जल्दी से मुंह बनाते हुए बोली, अरे रूही, इस ड्रेस पर तो दाग है, देखो तो इसकी वजह से यह ड्रेस कितनी ख़राब लग रही है।
रिया की बात को सुन रूही कुछ कहने ही वाली थी जब एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 20 साल की होगी स्माइल करते हुए कमरे के अंदर एंटर करते हुए बोला, हाँ तो क्या हुआ, छोटा सा दाग ही तो है। अब तुम किसी दूसरे के इस्तेमाल किए हुए चीज़ों को पहनोगी तो इतना बर्दाश्त तो करना ही होगा। वैसे भी एक छोटे से दाग से कुछ नहीं होता। हाँ, बस यह दाग हमारी प्यारी बहन रूही के कपड़ों पर नहीं होना चाहिए। वह लड़का प्यार से रूही के माथे पर किस करते हुए बोला, रूही बेटा, हम बाहर जा रहे हैं, क्या आपको हमसे कुछ चाहिए? नहीं भाईजान, हमें कुछ नहीं चाहिए, कहकर रूही प्यार से मुस्कुरा देती है। और उसकी बात को सुनकर उसका भाई वहाँ से जा चुका था, लेकिन उसकी बातें रिया के दिल में किसी सुई और खंजर की तरह लग रही थी। वह अपनी आंखों में नफरत लिए आईने के रिफ्लेक्शन से एक बार अपने दाग लगे ड्रेस और एक बार रूही को तरफ देख रही थी। इसके बाद उसके हाथों की पकड़ ड्रेस पर कस गई और वहाँ आग बरसती हुई आंखों से नफरत के साथ उसे देखते हुए दिल ही दिल में अपने आप से बोली, बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी रईसी पर, और मुझे जैसी गरीब का मजाक उड़ा रही हो अपने बदन का उतरन पहना कर। हम भी तुमसे वादा करते हैं, एक दिन हमने तुम्हें अपना उतरन पहनने पर मजबूर नहीं किया तो हम भी अपने बाप की बेटी नहीं। इन बातों को सोचते हुए रिया अपने ख्यालों में खोई हुई थी जब अचानक उसकी गाड़ी अयान खान के विला आकर रुकी और वह अपने होश में आई।